कि आपको मलेशियन कंपनी ने $10,000 पर महीने की सैलरी दी और आपके पास नौकरी का ऑफर था। साल भी 1983, आज के डेट में भी $10,000 बहुत बड़ी रकम है। 83 में इतने पैसे थे, नौकरी क्यों नहीं की आपने? विष और अमृत, विष पीने की क्षमता है तो अमृत आप किसी को दे सकते हो ना। जी, आप 9 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। देखिए, राजीव गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी के पास हमने काम किया। काम करने में किन के साथ कैसा रहा? तो 275 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करा के उन्होंने 275 सांसदों का साइन करके आपके खिलाफ शिकायत हो गई। शिकायत हुई तो देवीलाल जी के पास, तो उन्होंने बुलाया मुझे, छोरे आधे छोरे जी सर तू कांग्रेसी है। उस दिन उन्होंने कुछ मुझसे लस्सी और दूध नहीं पूछा, फूट फूट के रोए देवीलाल जी। जब ये नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे तो पुराने फर्टिलाइजर या पुरानी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की उसका इम्पैक्ट इस ज़मीन पे नील हो जाएगा। उसमें कितना टाइम लगता है? तो 1 एकड़ के लिए यदि आपको एक बोरा चाहिए तो 1 बोतल काफ़ी है। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी से जो खाद हमारे पास फर्टिलाइजर है उसमें रेसिडुअल प्रोडक्ट लगभग नहीं के बराबर है। जी हाँ, नहीं है। दैट मीन्स आप एक तरह से फूड चेन भी बता रहे हैं कि हमारा फूड चेन जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, यानी हमारी सेहत बेहतर होगी अगर इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो। नियर टू ऑर्गेनिक, लेकिन नियर टू ऑर्गेनिक है, लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेशन बदल दी जाए कि फूड चेन में, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है, अब आपको गेहूँ में केमिकल के ट्रेस नहीं मिले तो इट इज एज गुड एज ऑर्गेनिक। वो एक स्मॉल से बिगेस्ट बनने का जो सफ़र है और चैलेंजेस, वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इफ़को की कहानी नहीं है। उसके जरिए 50 ऐसे संस्थान जो भी देश में हैं वो भी सोचेंगे कि हम भी कल को अपने क्षेत्र में कितने बड़े हो सकते हैं। मैंने तो अमित शाह जी को हरदम ये पाया है कि उनमें नई चीज़ के लिए बहुत उल्लास है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सहकारिता को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अवस्थी जी ने ये प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। ये भी बता सकते हैं कि इस व्यापार में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या तो किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए भी सुझाव देते हैं। क्या आप श्रीलाल शुक्ल जी के दामाद भी हैं? किस्सा मज़ेदार है आपकी शादी का। तो हम गए, उनको चलिए आपको ले चलते हैं। क्वार्टर साड़ी स्टोर में हमको ले गए तो उन्होंने साड़ी वाड़ी देखी तो पापा को समझ में ना आया, तो मैंने उनको पसंद करके 10 साड़ी बंधवा दी है। साड़ी 20-20 रुपए की थी। अब शीला जी के पास 200 रुपये थे नहीं। अच्छा, मुझे क्या पता कि वो 200 रुपये नहीं दे पाएंगे, कि मेरी तनख्वाह तब तक 1100 रुपये हो गई थी। तो मुझे क्या पता उनकी 700-800 रुपये तनख्वाह। मुझे आइए सबसे अच्छी तनख्वाह उनका वही। फिर शादी करके जब उनको लेके आप आए, स्कूटर पे चले तो स्कूटर से गिर गई, आपको पता भी नहीं चला, आप निकल गया। मैं क्या हुआ कि वो कभी स्कूटर में शायद बैठी नहीं थी, तो पापा का, और मैंने किसी लड़की को अपने स्कूटर में कोई बैठाया नहीं था, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरा जीवन पूरा का पूरा मेरी माँ ने बनाया हुआ है। अरे बोला चलो भाई यार, भी क्यों चिंता करते, चलो। तो हम लोग पहुँच गए अमजोर। तो मुझे लोग ऐसे देख रहे जैसे नादिर शाह रात को आ जाएगा, AK-47 वगैरह लेके आएंगे, लेकिन आने तो मैं डरता क्या हूँ, तो क्या मार देगा तो मार ही देगा ना। प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल के प्रेसिडेंट का मैंने इसमें लिखा है कि उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया, हमारे देश को लेकर के कुछ गलत बात कह दी। मैं निकला वहाँ से, डिनर छोड़ दिया, उन्हीं की टेबल पे था, एंड वी वेर ओनली 6 पीपल। टेबल से निकला, उठा, लिफ्ट ली, नीचे आया, अपनी गाड़ी बैठा, तुरंत चला गया एयर फ्रांस में। पासपोर्ट हरदम जेब में रखता था, पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेकर के वहाँ गया, फिर एयर फ्रांस में फ्लाई कर गया। अच्छा, निकल सब भी गए? छोड़ छाड़ के, क्योंकि प्रेसिडेंट की बड़ी इंसल्ट हो जाएगा, उसको आप खाना छोड़ के निकल जाओ। कोई भी आदमी जब टॉप पर चला जाता है, उस टॉप पर जाने के बाद वहाँ पर वो बरकरार रहे, ये ऊपर में रहने के इतने सालों का जो तजुर्बा है वो भी आप बताइए, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग सीखेंगे कि जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए क्या करना पड़ता है। इतने सफ़र के बाद लाइफ में आपको कोई रिग्रेट? मेरी लाइफ के 2 रिग्रेट हैं। जीवन में संघर्ष का सुख भी हो सकता है। ये बात अगर मैं आपको कहूँ तो आपको कौन पूछे, मैं खुद भी इस बात पे एतबार नहीं करूँगा कि जब जीवन में स्ट्रगल चल रहा हो तो आप उसमें जॉय की भी तलाश कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस मेहमान के पास पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, उनके जीवन का फ़लसफ़ा कुछ ऐसा ही है। अपने हिस्से का दर्द है, उसमें कुछ टीस है, कुछ कुर्बानियाँ हैं, कुछ शिद्दत से की हुई मेहनत है, जिसके बूते आज वो उस मुकाम पर है जिस मुकाम को देखकर हमें, आपको, हर किसी को लगेगा काश हम भी वैसे बन पाते।
आज के जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने इस चीज़ को हासिल करने के लिए और हमारे और आपके बीच में दिलों में जगह बनाने के लिए, इस धरती इस मिट्टी की सेवा करने के लिए जो सालों की अपनी मेहनत की, उसके बेसिस पर मैं पूरे भरोसे के साथ और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वो हिंदुस्तान के फर्टिलाइज़र मैन ऑफ इंडिया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कह सकते हैं कि वो हमारे कहते हैं कि वो हमारे मिसाइल मैन हैं। लेकिन इस तरह की उपलब्धि हासिल करना इतना आसान नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था तो पूरा देश जश्न मना रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अंग्रेज़ यहाँ से वापस लौट रहे हैं। लेकिन यूपी के उन्नाव में एक घर ऐसा भी था जिस घर में मातम पसरा हुआ था। 2 दिन पहले यानी कि 13 अगस्त को उस घर के मुखिया का देहांत हो गया था और वो अपने पीछे छोड़ गए थे 2 साल का एक दुधमुहा बच्चा, जिसको पूरी ज़िंदगी अब संघर्ष ही संघर्ष करना था और उसमें वो सुख तलाशना था, जिस सुख को तलाशते तलाशते आज वो मेरे पास बैठे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में कई कहानियाँ हैं। उन कहानियों में साल 1983 में $10,000 प्रति महीने की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ देने का किस्सा है क्योंकि ससुर महोदय ने उनको कुछ कह दिया। 9 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की कहानी है, खट्टे मीठे अनुभव है और चौधरी देवीलाल जी के साथ लस्सी की मिठास भी है। प्यार मोहब्बत के भी थोड़े किस्से हैं, श्रीलाल शुक्ल से मेल मुलाकात की भी बात है और जीवन में 2 समानांतर रेखाएं, वैसे समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में 2 रेखाएं हैं जो कि साथ चली, जोड़ते हुए उनको, ताकि उनका उदय हमेशा उदय ही रहे उसके जीवन में और वो दुनिया को आलोकित करते रहे, प्रकाश देते रहे। और इस पूरी कहानियों में अगर सूत्रधार कोई एक खंभा, कोई एक पिलर उनके जीवन में रहा जिस बूते वो यहाँ तक पहुँचे, तो दुर्गा जैसी माँ। मेरे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी और सर इफ़को के एमडी हैं। ये एक छोटा सा परिचय है मेरे हिसाब से, जब मैं उनको कहता हूँ कि वो इफ़को के एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो बेहतरीन इंसान है और आज उसी इंसान की कहानी आप तक पहुँचाने के लिए मैं उनके पास आया हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मेहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही कुछ कह डाला इतने छोटे शब्दों में, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम उदय शंकर अवस्थी है। आपके भाई जो कि पिता तुल्य थे, उनके नाम में भी देवी शंकर था और पिता शिव माधव। तीनों के नाम में शिव जो है वो समाहित है। जीवन का कितना जहर आपने पिया है ये बताइए। मेरा तो हरदम मानना है कि यदि किसी को, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे वो किसी प्रांत का चीफ मिनिस्टर हो, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो किसी संस्था का हो, उसको भगवान शंकर के बराबर विष पीने की ताकत होनी चाहिए जी। अपने कंठ में रखो, न ऊपर जाए न नीचे जाए, विष को समाहित कर लो, विष को ऐसा समझो कि जैसे अमृत है, विष को ऐसा समझो कि अमृत है और उसी विष से दुनिया का निर्माण करो। जो काम कर रहे हो उस काम को अच्छी तरह कर सको। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई बहुत डिफरेंट काम करते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें यदि हम अपनी पूरी तन्मयता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ जी काम करते हैं तो उसमें हम ज़रूर सफल होंगे। उस समय जहर और अमृत दोनों मिल जाते हैं। इसलिए अच्छा। भगवान शंकर मेरा आराध्य हैं कि मैं मानता हूँ कि वही देवों के देव हैं, कि उन्हें में शक्ति थी कि वो विष को अपने कंठ में रख सकते थे और दुनिया का निर्माण कर सकते थे। जी सर, आपकी कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने लायक है और एक क्रांति भी है जिसको कि नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से फर्टिलाइज़र मैं कह सकता हूँ कि नैनो फर्टिलाइज़र आने के बाद अभी शायद लोगों को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है या उतना प्रचार नहीं हुआ है क्योंकि नई नई शुरुआत है, 3-4 साल हुए। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की मिट्टी की जो असली सेवा होगी इसी फर्टिलाइज़र से होगी। और इस साल जिस तरह से आपने देखा है कि आपके रिजल्ट में लगभग 47% के करीब का ग्रोथ है उस फर्टिलाइज़र के यूसेज का, पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ये बता रहा है कि किसानों को भी समझ हो रही है, जो हमारे खेती करने वाले लोग हैं उनको भी समझ हो रही है कि ये फर्टिलाइज़र पूरे इकोसिस्टम को बदलने वाला है और ज़मीन के साथ साथ हमारी सेहत को भी अच्छा करेगा। मैं इफ़को और नैनो फर्टिलाइज़र की तरफ बाद में जाऊँगा सर। ये मैंने सिर्फ कहने के लिए बताया कि मुझे याद है मैं पहले सथनी और पूरे पांडे के बीच में एक सुधीर नाम का बच्चा था
उस बच्चे की कहानी जानना चाहता हूँ। वक्त के साथ जब इतना अरसा बीत गया, वो सुधीर बचा हुआ है या उदय में तब्दील हो गया पूरी तरह से? नहीं, अभी भी सुधीर बचा हुआ है, अभी सुधीर बचा हुआ है। जीवन की कहानी ही वहीं शुरू होती है। मैं 4 साल की उम्र का था, 4-5 साल का, जबकि मेरी माँ मेरे पिता के देहावसान के बाद अपने मायके चली गई थी, अच्छा। क्योंकि मायके वाले ज़रा ज़्यादा संपन्न थे अच्छा। हमारे घर से और सांस्कृतिक थे। पढ़ाई लिखाई का वहाँ उस समय माहौल था, राजनीति में थे। हमारे बड़े मामा व्यापार में थे, हमारे छोटे मामा राजनीति में थे। इनफैक्ट जब ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव जी की बनी है, तो उसके उनमें जो शुरू के लोग थे, उसमें केदारनाथ पांडे भी थे। अच्छा। तो पहले कांग्रेस में थे, बाद को आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ जी। वो पार्टी बनाई थी उन्होंने, तब उसमें वो थे। तो वहाँ पर राजनीतिक भी वातावरण था, व्यापारिक भी था और संपन्न लोग भी थे। अच्छा। तो और एक ही बहन थी इन दोनों भाइयों के बीच में, तो उन्हें लगा कि वो ज़्यादा। आपकी माँ का नाम क्या था? दुर्गा? दुर्गावती अवस्थी। दुर्गावती अवस्थी। तो मेरी माँ ने यही समझा कि, लेकिन उस घर में रहने के बाद भी मैंने रियलाइज़ किया जब मैं 6-7 साल का था कि उस माँ रहती थी भाई के घर में, उतना आश्रय तो था, लेकिन वो अपना खाना पीना, मेरे लिए कपड़े, जो भी चीज़ है ना, वो अपने आप खुद अपने पैसे से करती थी। खुददारी। क्योंकि चाहे उनके पास अच्छे जेवरात थे, अपने उनकी माँ ने उनको दिए थे, चाहे उसको बेच कर, चाहे लोगों को पैसे दे करके, आप एक तरीके से महाजनी की छोटी छोटी लोगों को। और एक सबसे बड़ी बात हमने उनमें रियलाइज़ किया कि वो छुआछूत का नहीं मानती थी। अच्छा। जो मेहतरानी हमारे यहाँ काम करती थी, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आती थी और शाम को उनके साथ बैठती थी। ये 50 के दशक की आप हाँ। बात कर रहे हैं, 50s की। कभी कभी वो अपने साथ कुछ ले भी आती थी मुझे खाने के लिए, मैं उसको खाता भी था, मैं भी आते आते उसके घर जाता था। मेरी माँ ने कभी मना नहीं किया। अच्छा। मेरी माँ ने, जब मैं छोटा था तो मैं शर्ट मैं नेकर और वो पहनते थे लोग, नेकर और कमीज़ बोलते कमीज, थे। हाँ। तो किसी पास कमीज़ नहीं थी, मैं उसको अपनी कमीज़ उतार के दे आता था। तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि कमीज़ क्यों दे दी। और चूँकि पुरुष खाली मैं ही था उस मामा के घर में, बाकी सब लोग बाहर रहते थे, गांव के बाहर। मेरे बड़े मामा कानपुर में थे, मेरे छोटे मामा जो थे केदारनाथ पांडे, वो लालगंज में थे। तो घर का कामकाज भी मैं ही देखता था, अटेंडेंस भी मैं ही लेता था। तो एक तरह से घर का मुखिया भी था। अच्छा, छोटी उम्र में ही मुखिया? हाँ। जी। तो बस जा कर के खेत भी दिखाता था अच्छा। कि खेती हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैं रहता था हम लोग पूरे पांडे में, लेकिन बचपन पूरे पांडे आपका ननिहाल हो गया? जी, ननिहाल हो गया। और फिर मेरी माँ लेकिन नवदुर्गों में ज़रूर जाती थी। अच्छा। अपने मेरे पिता के घर सतनी, जो हमारा अपना घर है, जी। वहाँ ज़रूर जाती थी। वहाँ एक कोठरी थी, वहाँ वो दुर्गा जी की पूजा ज़रूर करती थी। अच्छा। और अब मैंने तो, मेरी माँ लेकिन बहुत अधिक व्यथित थी और उनको बहुत बड़ा शौक लगा था कि जब वो गए, वो उस ज़माने में हमारे मामा लोगों के पास रोल्स रॉयस ये सब गाड़ियाँ थी। तो पूरे पांडे से जब उनको पता लगा, बताया गया कि हमारे पिता का देहावसान हो गया है, तो वो कार से तुरंत आई। लेकिन जब तक आई तो इन्होंने, हमारे चाचा लोगों ने उनका शव जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। अच्छा। तो चूंकि उस समय परिपाटी थी, कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझ के रखा था, पर चूंकि घर से बाहर परिपाटी थी घर के बाहर रखने की, और तो उन्होंने रख दिया। इसको लगे मेरी माँ बहुत अधिक नाराज़ थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उन्होंने निर्णय किया था कि मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। अच्छा। लेकिन वो उन 9 दिनों के लिए आती थी। तो जब आती थी तो मैं उस समय दूसरे स्कूल में पढ़ने लगता था। मतलब 2 स्कूलों में आपकी सेम क्लास की पढ़ाई, 2 स्कूल में, सतनी में भी और पूरे पांडे में भी। जल्दी पढ़ने लगता था। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी माँ को समझाया
कि मेरे पिता के स्थान है, पिता का घर है, 10 जनरेशन वहाँ पर उस घर में रही है। तो आप कृपया मुझे वहाँ कुछ मैं कर सकूँ और कर सकता हूँ, उसके लिए रोकिए नहीं। अच्छा। तो बहुत हंसी, तो कहनी चलो तुमको तुम्हारे पिता का ही खून है, हमने पूरे पालने में इतने साल तुम्हारा सब रखा गया, उसका तुमको क्या प्यार नहीं? हमने नहीं, प्यार है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पिता के स्थान भी तो आवश्यक है। तो मैंने कहा मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपके नाम पर वहाँ पर उस गांव में सब कुछ करूँगा, लेकिन आपके नाम पे एक चंदन का पेड़ जरूर लगवाऊंगा। अच्छा। तो चंदन का पेड़ वहाँ भी मैंने लगवा रखा उनके नाम पर। और फिर उनका जहाँ पर पूजा करती थी, अब वो कोठरी वगैरह सब टूट गई है, जी। तो उसके ऊपर फिर हमने दुर्गा जी की मूर्ति लगा के एक मंदिर भी बनवाया। अच्छा। और वहाँ एक पुजारी जी को रखा हुआ है हर महीने, ताकि वो उसकी वहाँ पूजा कर सके। तो अपनी माँ की याद में, क्योंकि मेरा जीवन पूरा का पूरा मेरी माँ ने बनाया हुआ है। जी। मैं जो कुछ भी आज हूँ, मदर और बहुत अधिक महिला जो थी वो अपने ज़माने की प्रोग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव थी, और बहुत सारी उनमें खूबियाँ थी। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, मैं बनारस जा रहा था पढ़ने के लिए, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो अभी तक घर में था, कि हमारे घर में उस समय ना कोई प्याज खाता था, ना कोई लहसुन खाता था, अच्छा। और बड़ा ही पायस एटमॉस्फेयर था। आप हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी कोई बोल नहीं सकता था घर में। अच्छा। और संस्कृत बोलिए या हिंदी बोलिए, तो और बहुत अधिक स्वाधीनता का और अपने देश के प्रति बहुत अधिक हमारे घर में, दोनों घरों में मैं कहूँगा, देशभक्ति वाली बात। बहुत ज़्यादा उन लोगों को देशभक्ति के बारे में, देश के बारे में बहुत अधिक उनकी भक्ति थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ सलाह देना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तुमको 2 सलाह देना चाहती हूँ। अच्छा। दीजिए। बोली पहली बात तो ये है कि जब तुम वहाँ जाना, तुम्हारे जो सामने खाना आ जाए वो भगवान का दिया है, वो खा लेना। अच्छा। तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि अब कहीं जाता हूँ मैं, तो जो भी खाना है वो मैं खा लेता हूँ, भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद मान के। तो पहली बात उन्होंने ये कही। जी। अब दूसरी बात ये की कि बहुत अधिक धार्मिक महिला थी। जी। हिंदू धर्म उनकी रग रग में बसा हुआ था। जी। अब आप इसको कम्युनल मत लीजिएगा, मैं उससे एक बात कह रहा हूँ जी। कि मैं अब 67 की बात कर रहा हूँ। जी। 62 में मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, BHU। तो 62 की, अब समझ लीजिए कि 62 में आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हाँ, पढ़ाई। केमिकल इंजीनियरिंग की, 63 साल पहले की बात है। जी। तो उनका देखिए ऐसा है बेटा कि हम लोग हिंदू हैं, तो हम तिलांजल देते हैं। अच्छा, मत ऐसे। हाँ, ऐसे देते हैं तिलांजलि। और हम मुसलमान नहीं कि हम ये मांगते, तो ये मत करना कभी। अच्छा। जब भी करना तो ये करना। लेना नहीं है, देना है। हाँ, मैंने 2 चीज़ें अपने जीवन में अच्छा। गांठ बांध ली। आपके जीवन में आपने जैसा कह रहे हैं कि मदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक पर्सन के तौर पे जो भी व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, उसमें माँ का बहुत बड़ा उसकी छाप है। पिता की कोई याद है आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और पिता तुल्य भाई की? प्यार की बहुत याद है। उनकी कहानी बताइए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा है कि जब जब जो जीवन का धूप होता है, उसके से छाँव पाने के लिए जो छतरी है, वो एन मोमेंट पे आपसे छतरी ईश्वर ने छीन ली। तो जरा भाई के बारे में बताइए। नहीं, हमारे जो भाई थे, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, जी। उनमें मैं थोड़ा सा ये भिन्न था कि मैं थोड़ा सा खेल कूद, क्रिकेट, बैडमिंटन, जैसे कि मैं निकलता था बाहर तो सबसे पहले 4 बजे उठा, अपने सब दोस्तों को लिया, जो हम जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, जहाँ रहते थे उसको हम लोग मोहल्ला बोलते थे कानपुर में, मई राम बगिया। तो उसकी जितनी भी नालियाँ वगैरह थी ना, उनमें चूना डाल करके और झाड़ू ले करके हम लोग उसको साफ करते थे पहले।
अच्छा। साफ करके हम खेलने चले जाते थे। खेल के आते थे, नहाते थे, अपनी भाभी को लेके क्राइसिस कॉलेज छोड़ते थे, हम जीएनके कॉलेज चले जाते थे, लौट के आते थे। तो भाई से हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, अच्छा। लेकिन जब कभी मैंने उनसे कोई बात पूछी, अच्छा। जैसे कि हमारे हेड मास्टर ने कहा, हम्म। उनको लगा कि मेरी आवाज़ को ठीक ठाक है, कि रोज़ तुमको सवेरे प्रार्थना जब होगी ना, तो 5 मिनट के लिए उस दिन की खबर तुमने के बारे में अपने विचार देने हैं। या ऐसे 60 साल पहले की बात आप बता, हाँ। 60-70 साल पहले की बात। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 56-57 की। अच्छा। तो मैं हिंदी अखबार पढ़ता था सवेरे, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि दादा, हम उनको बोलते थे कि दादा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हेड मास्टर, तो मैं क्या करूं? तो उनका, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए अखबार रख देता हूँ, अखबार सवेरे पढ़ो। और ये उन्होंने मुझे किताब दी कि कोटेशंस हैं, तो जब अखबार पढ़ो उसके साथ में से किसी बड़े महापुरुष का कोटेशन भी कोट कर दो। तो हमने तो उनसे अच्छा कह दिया। जी। फिर मैंने सोचा कि इतनी बात तो ठीक है कि मुझे अखबार पढ़ना चाहिए, तो मैं अखबार पढ़ता था। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि मैं किसी को क्यों कोट करूं, मैं ऐसा क्यों न बनूं कि लोग बाग मुझे कोट करें। अच्छा। तो मैंने वो काम शुरू कर दिया कि मैं पढ़ के जाता था, रोज़ सवेरे 5 मिनट भाषण देता था, और कोशिश करता था उस भाषण में कोई न कोई चीज़ मैं ऐसी कहूँ जो मेरी अपनी ओरिजिनल हो। अच्छा। खाली ये जो मैं पढ़ के आया वो ना हो। फिर जैसे मुझे याद है कि मैं जब बीएचयू गया पढ़ने के लिए, तो दादा आए, वो मुझे नामवर सिंह जी के पास ले गए। अच्छा, नामवर सिंह जी के पास। कि नामवर सिंह जी को ले गए कि आप इनके लोकल गार्जियन बन जाइए। अच्छा। तो नामवर सिंह जी हमारे लोकल गार्जियन बन गए। फिर नामवर सिंह जी वहाँ थे। तो इससे कुछ छोटी मोटी चीज़ें याद हैं, क्योंकि मैं फिर बीएचयू पढ़ने चला गया। और जब छोटा था, पहले तो गांव में रहता था, तो 55-56 तक गांव में रहा। दादा कानपुर में पढ़ते थे, कानपुर में पढ़ते थे। जब मैं आया उसके बाद भाभी आ गई, तो भाभी से ज़्यादा मुझे लगाव हो गया, मेरी भाभी से। और मेरी भाभी को मैं लेके जाता था, वही दौड़ती दौड़ती जाती थी मेरे साथ पैदल। अच्छा। और मैं उनको वहाँ छोड़ता था, क्राइसिस कॉलेज में चला जाता था। फिर शाम को निकलता था, मैं शाम को मैं अपने पढ़ने में लग जाता था। और सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपना काम करता। दादा वगैरह थोड़ा देर तक सोते थे, क्योंकि रात में ज़्यादा पढ़ते थे। हम रात में हम जल्दी सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। जी। तो थोड़ा ऐसा था। वैसे मेरा उनसे बहुत ही घनिष्ठ, मैं कहता हूँ, समझ गया। संबंध रहा, और मेरे हृदय में आज भी उनकी बहुत बड़ी छाप है। और जितने भी मेरे बड़े भाई के मित्र हैं साहित्यिक, वो सब मुझे जानते हैं, और सबके साथ मेरा संबंध है भाई के तरह। आज सबसे बड़े उनमें से विश्वनाथ त्रिपाठी अभी भी जिंदा है। जी। अधिकतर तो लोग चले गए। जी। विश्वनाथ त्रिपाठी जिंदा हैं, अशोक वाजपेयी जिंदा हैं। जी। तो जब कभी हमारी 2-3 बार साल में जरूर मुलाकात हो जाती है उन लोगों से। तो एक साहित्यिक वातावरण से भी थोड़ा बहुत। वो जो भाई के साथ शुरुआत हुई आपके जीवन में अनंत काल तक जुड़ने वाली कहानी है आगे, उस पर जाएंगे। सर, आपने कहा कि आप बीएचयू गए पढ़ने के लिए, और वहाँ पे आपने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहे होंगे, आप किसी और कंपनी में जा सकते थे। फर्टिलाइज़र के लिए ही काम करना है, खाद के लिए ही काम करना है, और उस तरह से काम करने को उसके अलावा कुछ सूझा ही नहीं। तो पहला तो ये कि खाद ही क्यों, फर्टिलाइज़र ही क्यों, और नंबर 1 कि फर्टिलाइज़र में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। फिर एक वक्त के बाद आप सहकारी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ़को जैसी संस्था में आ गए, और फिर इसको कहाँ से कहाँ, मतलब फर्श से अर्श का सफ़र कह सकता हूँ। ये कहानी ज़रा डिटेल में हमें समझाइए। सन 62 में जब मैं गया यूनिवर्सिटी बीएचयू, तो पहली बात तो मैं खद्दर के कुर्ते पजामे में चला गया। खद्दर का कुर्ता पजामा। हाँ, क्योंकि मैं और कुछ बहुत से बहुत नेकर पहन लेता, तो भी खद्दर की। अच्छा। तो हम लोग घर में खद्दर ही पहनते थे। अच्छा।
अब वहाँ पहुँच गया और वहाँ का वातावरण जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। मेरी बहुत रैगिंग हुई, अच्छा, आपकी रैगिंग हुई थी? बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई, क्योंकि मैं मतलब कुर्ता पजामा पहन के इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, वो भी इंग्लिश मीडियम वाली अंग्रेजी, तो आप जो हिंदी मीडियम से गए इंग्लिश, थे? हाँ, और हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए। अच्छा। तो 2-3 मेरी पहले रैगिंग बहुत हुई, 2-3 महीने तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, अच्छा। तो बहुत परेशान हो गया। हम्म। फिर मेरे सीनियर्स ने 1-2 महीने बाद रियलाइज़ किया शायद कि इसे कुछ हमारी आवश्यकता है सलाह देने की। फिर मुझे उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हमने हाँ हैं। तो उन्होंने 20-25 रुपये मुझसे लिए, चलो तुम 2 पैंट और 2 शर्ट खरीदो। अच्छा। तो उन्होंने 2 पैंट 2 शर्ट पहले, टेरिलीन होता था उस समय, हाँ। टेरिलीन की पैंट और 2 शर्ट उन्होंने खरीदवाई मुझे, शर्ट पहनवाई। फिर कह रहे आज से टाइम्स ऑफ इंडिया लो। अच्छा, फिर टाइम्स ऑफ तो आपका इंडिया, इंग्लिशकरण किया गया वहाँ हाँ। पे? फिर मुझसे कह रहे चलो तुमको अंग्रेजी पिक्चर दिखाते हैं। अच्छा। जब हमें अंग्रेजी पिक्चर दिखाने लगे, तो 2-3 महीने बाद मुझे इंग्लिश से धीरे धीरे। थोड़ी समझ आने लगी। जी। फिर 6 महीने बाद तो फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गई। और उसी समय 1962 में चाइनीज अग्रेशन हुआ था, और उन दिनों हमारे पास PL-480 अमेरिका से गेहूँ आता था। जरा PL-480 भी समझाइए, लोग समझेंगे नहीं PL-480 क्या था। ये था कि हम लोग अमेरिका से, हमको ग्रांट में गेहूँ आता था, अच्छा। उसका हमें खाली फ्रेट देना होता था, कि हमारे यहाँ अनाज की कमी थी ओके। हमारे देश में। तो और उसके बाद चाइना का अटैक हो गया, और उसके कुछ समय पहले राशन से मिलता था गेहूँ वगैरह। तो मैं उस समय 17 साल का, मैं तो एकदम से, जिसे कहते हैं ना, झकझोर सा लगा मुझे, Shocked। बहुत बड़ा झटका लगा कि हमारे देश के नेता लोग, हमारे देश के लोग, जिनके हाथ में इतनी बड़ी कमान थी, जो हम उनका समझते थे एप्पल ऑफ माई आई, जितने देश के बड़े बड़े नेता थे, ये सोच कर कि हमारे देश में एक तरफ तो हम हार रहे हैं, हमारी फौज के पास शायद वो उतना हथियार नहीं उनका हम मुकाबला कर दें, और दूसरी तरफ हम भीख मांग रहे हैं, हमारे पास दूसरों से अनाज आ रहा है। तो मैं एज नौजवान के रूप में क्या कर सकता हूँ? अच्छा। मिलिट्री में जा नहीं सकता था, मेरा ऐसा शरीर नहीं था। तो मैंने उसी समय निर्णय किया था कि दुनिया में कुछ भी मैं कर सका अपने देश के लिए, तो मैं इसको अन्न में संपन्न बनाऊंगा, अन्न में संपन्न। जिस रास्ते से हो। मुझे उस समय नहीं पता था फर्टिलाइजर रास्ता होगा। अच्छा। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में जब हम जैसे जैसे हमारे कोर्स बढ़ते गए, ये आ गया कि फर्टिलाइजर एक रास्ता होगा। तो वो जो चीज़ थी, और उस समय जब ये हो रहा था, तो जगह जगह ये था कि चाइनीज़ पानी में जहर मिला देंगे। तो हम सब लोग एक टोली बना करके रात में पहरे भी देते थे, जगह जगह जा कर के, जो हमारी ट्रेनें जा रही थी उनमें जा करके हम लोग खाना भी खिलाते थे सिपाहियों को। अच्छा। वो भी सब काम करते थे। तो हमारी शुरू से आदत रही है सोशल वर्क करते रहने की। तो ये जो निर्णय था हमारा, उस निर्णय में मैं अधिक रहा। मतलब चाइना का जो अटैक था, चाइना के साथ जो वॉर था, वो आपकी लाइफ में करियर का एक डायरेक्शन तय करने में बहुत बड़ा रोल उसका है। बहुत बड़ा रोल था वो, और PL-480 का ना। PL-480 का। गेहूँ बाहर से आए, और भी हमको ग्रांट में मिला हुआ है, और वो भी हम दूसरे से मांग रहे हैं, और अपने को कृषि प्रधान देश बोलते हैं। तो हम कौन से कृषि प्रधान देश हुए? हम अपने कृषि प्रधान देश बोलते हैं, हमारे देश में बोलते हैं अन्न उत्पादन होता है, और हमारे अन्न उत्पादन और खाने के लिए अन्न नहीं है। तो शर्म की बात थी एक नौजवान के लिए। जी। तो वो जो नौजवान था उसमें उदय शंकर अवस्थी, उसने कसम खाई कि मैं कुछ भी हो, मैं देश को इस दिशा में जो भी कर सकता हूँ करूँगा। मुझे उस समय पता नहीं था कि मैं इसमें सफल होऊंगा, असफल होऊंगा, क्या होगा, किधर रास्ता जाएगा।
फिर जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास भी हो गया। वो एक बड़ा भारा झटका वो भी था। लेकिन उसके बाद भी मैं नौकरी ढूंढने निकला तो मैं रोज़ खाली श्री राम फर्टिलाइज़र, उस समय फर्टिलाइज़र वाले थे यहाँ पर दिल्ली में, तो 1 रुपये भाभी से लेता था। 4 आने की मिलती थी मुद्रिका सेवा की बस। और कहाँ रहते थे उस टाइम पे? मॉडल टाउन? मॉडल टाउन में अच्छा, मेरी मॉडल टाउन। भाभी रहती थी, अच्छा उन्हीं साथ था। जी। तो 4 आने की मुद्रिका सेवा के टिकट खरीदता था, 24 घंटे के लिए वो होती थी वो। उससे आप कहीं भी जा हाँ, सकते हो। पूरे दिन में घूमते रहिए आप। हाँ, और घूमता रहता था नौकरी पाने के लिए। और 4 आने में बाकी 75 पैसे जो थे उससे अपना खाना पीना जो भी है हाँ ठीक है, करके। दिन का खर्चा हो गया। तो मैंने देखा एक दिन श्री राम फर्टिलाइजर का बोर्ड लगा हुआ झंडे वाला में। तो मैंने कहा अब सब छोड़ो, मुझे मिल गई अपनी रास्ता कि मुझे फर्टिलाइजर में जाना। तब तक मैं चाहता थी फर्टिलाइजर में जाऊं। फर्टिलाइजर मैंने तब तक पढ़ भी लिया था, सब कुछ हमारे कोर्स में भी था। तो मैं रोज़ वहाँ पहुँच जाता था। 3 महीने लगातार पहुँचता रहा। अच्छा 3 महीने 2 महीने मैं रोज़ HR के पास पहुँच जाता था कि मुझे आज नौकरी लग गई है। उससे उनका वहाँ पर कोटा में कारखाना बन रहा था श्री राम फर्टिलाइजर का। लाला चतराम जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो ओनर थे। एक दिन बेचारे तंग आकर के लाला चतराम थे बैठे हुए उस दिन, कहा अच्छा चलो तुम्हारा इंटरव्यू करा देते हैं। अच्छा तो मैं गया लाला चतराम के पास। तो उन्होंने कहा तुम फर्टिलाइजर में क्यों आना चाहते हो? तो सर हमारे देश में अन्न की कमी है और आप लगा रहे हैं तो मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। तो उनको लगा कि शायद मैं सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस इसके लिए। उनका तुम कितनी तनख्वाह चाहते हो? हमने जो आप दे दें। बोले मेरी तनख्वाह आप काम करोगे? हमने हाँ जी आप। तो उन्होंने 450 रुपये हमको और 50 रुपये स्कूटर अलाउंस। तो आपकी पहली तनख्वाह 450 रुपये थी, 450 50 रुपये स्कूटर 50 के रुपये लिए। स्कूटर अलाउंस। और साल कौन सा था ये? ईयर था 1967। 67। हाँ। अच्छा तो उन्होंने HR को मतलब HR फ़ोन उनका होता तो मुझे ले हाँ, गए थे। सीधे। प्रेम चोपड़ा HR के हेड थे। अच्छा प्रेम चोपड़ा तो मुझे लेके गए और उनका हमने कहा आप मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आप बना दो। बोले अरे अभी बोला आप तो अपॉइंटमेंट, मैं अपॉइंटमेंट लेके जाऊँगा आज। अच्छा तो बैठा रहा। फिर उस दिन जाकर उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर चतरा में से साइन करा दिया। अब मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया तो मेरे घर में फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मॉडल टाउन में आ चुका था अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, दूसरी नौकरी की भी चिट्ठी आ गई थी। उसमें था वो 550 रुपये की थी तनख्वाह उस समय उसमें। ये 450 की थी 100 रुपये। और 50 रुपये स्कूटर अलाउंस था। वहाँ 550, 50 रुपये स्कूटर अलाउंस। अब मैंने कहा नहीं, अब मैं तो निर्णय लेके आया हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जाऊँगा। और वो निर्णय मेरा सही रहा क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, वहाँ कम लोग थे, खूब हम लोगों ने मेहनत से काम किया। हम तो वहाँ इतनी मेहनत से काम करते थे, सवेरे खाना उठाया चले गए, टेम्पो में जाते थे। उसमें खाना वाना क्या होता था अपना, हम सब लोग 4 लोग मिल के रहते थे कोटा में। वहाँ गए, अपने मेहनत से काम किया। कोई धूप तो आप गर्मी में आप देखिए कोटा में 50 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल बहुत गर्म। जाड़े में बहुत ठंडा होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। खूब काम किया, खूब अच्छी तरीके से समझा और उसमें जो कुछ हम कर सकते थे किया। उसके बाद वहाँ से गोवा गए। उसके बाद गोवा पहुंच गए आप? हाँ, गोवा गए। गोवा में पूरा प्लान डिज़ाइन की, पूरा प्लान लगाया, वो भी के बिरला जी का था। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली बुला लिया। लेकिन बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये जगह ऐसी नहीं कि जहाँ मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकूँ। अच्छा प्राइवेट सेक्टर में मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे आराम भी मिलेगा, तो पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा तो आराम भी मिलेगा। लेकिन इसमें शायद मैं वो कुछ नहीं कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा देश अन्न में संपन्न हो, और वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं हो सकता। वो एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद दूसरे की सोचेंगे नहीं।
वो तो अपना ये देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कम बिल्कुल। से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी होगी, सीधी सिंपल प्रॉफिट बात। ड्रिवन कंपनी। तो मेरा कुछ मन वहाँ लग नहीं रहा था, लगना कम हो गया था। तब तक हमारे यहाँ के इफ़को के, हमारा तक था कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता था, वहाँ कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो लोग बस थोड़ी थोड़ी दिन मतलब लोग बस जानने लगे थे कि इसमें इस इंडस्ट्री में कोई है जो अवस्थी करके है और थोड़ा बहुत मतलब उसको इंटरेस्ट है, अच्छा, उसका ज्ञान इंडस्ट्री के बारे में ठीक ठाक है, ठीक, ही इज़ अ कैपेबल पर्सन, नाउ समथिंग लाइक दिस। राइट। एक परसेप्शन बनने लगा था। मार्केट में चर्चा होगी। हाँ, चर्चा होने लगी थी। तो उस चर्चा में पॉल पोथन जी मुझे एक बार मिल गए किसी कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इफ़को में आना चाहोगे। अच्छा, तो मुझे सडनली लगा कि ये मेरे लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आ गया, मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। तो मैं आधी तनख्वाह पे आ गया अच्छा, आधी तनख्वाह पे है। और बिना कार और बिना ड्राइवर के। बिरला जी के पास कार भी थी, मेरे पास उनका ड्राइवर भी था, डबल तनख्वाह भी थी। मैं आधी तनख्वाह पे आ गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पूछा, मेरी पत्नी रेखा से मैंने पूछा कि तब तक हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। अच्छा, घर में तो बहुत विरोध हुआ होगा, क्या कर रहे हो आधी तनख्वाह पे? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में कोई मुझे विरोध नहीं करता। अच्छा, ये एक भगवान की कृपा रही है, जी। चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो। मैंने कुछ कहा तो लोगों ने कभी मुझे विरोध नहीं हुआ। लेकिन सलाह तो आपको, एक बार मैं इस कहानी पे लौट के आऊंगा बीच में, देखिए मैं क्योंकि कभी बात सलाह नहीं लेता। नहीं, सलाह कह रहा हूँ कि आपको मलेशियन कंपनी ने $10,000 हाँ। पर महीने की सैलरी दी हाँ। और आपके पास नौकरी का ऑफर था, हाँ। और साल भी 1983। हाँ। आज के डेट में भी $10,000 बहुत बड़ी जी रकम है। जी। 83 में इतने पैसे थे, नौकरी क्यों नहीं की आपने? मैंने इसलिए नहीं की कि मेरी एक तो मेरी माँ से मुझे लगाव था। ठीक है। तो फिर वहीं पर आ जाता है, कब कम्युनल लोग कहेंगे कम्युनल है, ये ऐसी बात नहीं है। जी। उनका नहीं, हम मुसलमान देश में नहीं जाएंगे, अच्छा। मलेशिया। हम्म, मेरी पत्नी जो थी वो मेरी माँ के साथ ही, मतलब उन्होंने मेरी माँ ने जो कह दिया तो मेरी पत्नी हरदम के साथ रहती थी। ठीक। तो बोली अम्मा जी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। मतलब 2 निगेटिव वोट आ गए आप। हाँ, निगेटिव वोट है, पहली बार मतलब घर में जी। कोई निगेटिव वोट है। जी। मैं सोच में पड़ गया कि माँ को मैं छोड़ के जा नहीं सकता था, और 83 का था ईयर। जी। तो मेरी पत्नी ने तुरंत ना, हमारे घर में हमारे फ़ोन था, जी। 83 में। टेलीफोन था ऑफिस का, जी। ऑफिस का फ़ोन लगा हुआ था। जी। उससे उन्होंने पापा को फ़ोन किया, शीलाल जी को। जी। तो पापा और मेरी मदर इन लॉ गिरजा जी, दोनों लोग तुरंत आ गए। अच्छा। तो पापा ने संस्कृत में एक श्लोक कहा मुझे, अच्छा। बोले कि जो संपत्ति मित्रों और रिश्तेदारों के काम में ना आई, ठीक। उसका जो उपयोग न कर पाए, तो संपत्ति बेकार है। अच्छा। तो तुम विदेश में कितना पैसा कमाओ, लेकिन उस कमाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो संपत्ति किसके काम आएगी? यदि उससे जिसकी संपत्ति देख के दुश्मन जले नहीं, उससे उस संपत्ति से क्या फ़ायदा? तो एक तो बात तो उन्होंने कही, दूसरी मेरी माँ ने कह दी कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर मेरी पत्नी ने कह दी नहीं जाऊँगा। तो मेरा मन हुआ कि मैं अपने देश की सेवा करूँ। और आपने मलेशिया में $10,000 की नौकरी छोड़ दी। क्योंकि मैं शुरू से ही रहा, मुझे कि पैसे से मुझे बहुत प्यार नहीं रहा, बहुत स्नेह नहीं रहा, आज भी नहीं है। और पैसा एक बहुत ही नगण्य चीज़ मैं मानता हूँ। पैसा एक मीन्स है, जी। पैसा नॉट द एंड। एंड ये है कि आप उससे कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। इफ़को में मैं जब मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आया 93 में, जी। उसके पहले तो मैं आ चुका था, फिर बीच में
और भी चीज़ें, मैं उससे वापस आऊँगा। जी जी, पीपीसीएल और हाँ, क्रिप्को भी वो हम चलेंगे। वापस आऊँगा, जी लेकिन 1893 में जब मैं आया जी तो इफ़को की माली हालत बहुत ख़राब थी और हमें एक्सपेंशन करना था। ठीक। तो एक्सपेंशन करने के लिए जो हमें लोन चाहिए था, उसकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। और उस ज़माने में क्या था कि जो जो लोग लोन देते थे, फाइनेंशियल कंपनियाँ, जैसे आईडीबीआई है, जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जी बिल्कुल। उनका कोई न कोई डायरेक्टर हमारे बोर्ड में होता था। अच्छा। तो एक आईडीबीआई के डायरेक्टर थे, मिस्टर गौड। अच्छा। तो उन्होंने एक कोई एचआर पॉलिसी पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोई पेश की थी बोर्ड के सामने। तो उस एचआर पॉलिसी के बारे में मैंने कहा कि मैंने बोर्ड के सामने रखा है प्रस्ताव कि मैं इसमें कंसल्टेंट नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी इंटरनल कमेटी इसकी जांच करे और जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ें। तो उन्होंने सडनली बड़े रूखे शब्दों में मुझसे कहा कि मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा। यू आर नॉट अबव बोर्ड, दैट वाज बोर्ड डिसीजन, अच्छा। हाउ कैन यू ओवरलुक द बोर्ड डिसीजन? And that's why probably my first or second board meeting. अच्छा। Then I said, no, I'm not overruling the board. मैं बोर्ड के सामने प्रस्ताव लाया हूँ, अब आप इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर लें। मुझे तो इतना तो अधिकार है कि मैं अपने अपने विचार व्यक्त कर सकूं। बिल्कुल। बोर्ड में एक धुन से खाली उनको छोड़ के सबने कहा कि नहीं, एक्सेप्टेड है प्रपोजल। अच्छा। फिर मेरे बगल में मेरे फाइनेंस डायरेक्टर बैठे थे। मैंने उससे कहा इसका कितना पैसा है देना है? बोला 75 करोड़। हमने आप चेक काट के ले आइए 75 करोड़ का। बोले यार हम लोग का पैसे नहीं है। हमने आप चेक तो लाइए। अरे मीटिंग समाप्त हुई तो लंच हो रहा था, मैंने उनसे कहा 75 करोड़ की वो चेक दी। हमने कहा ये आप चेक पकड़िए अपना, अगली बोर्ड मीटिंग से आप नहीं आएंगे। अच्छा। सब बिल्कुल सन्नाटे में। हमने नहीं, आपको किसी अच्छी संस्था में कैसे एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ बोलना चाहिए और बात करना चाहिए, वो आपको नहीं आता है। इसलिए आप इस संस्था के बोर्ड के लायक नहीं हैं। मैं आपको वापस दे रहा हूँ आपका। वो उस समय हमारे चेयरमैन के दो मित्र भी थे। अच्छा। पिल्लाकोर रामचंद्र रेड्डी हमारे चेयरमैन थे, वो भी आंध्रा के थे। प्राइम मिनिस्टर भी आंध्रा के थे, नरसिम्हा राव जी। अच्छा। वो खुद भी आंध्रा के थे, आईडीबीआई चेयरमैन थे। बहुत बड़ी पोजीशन होती है आईडीबीआई चेयरमैन की उस समय। बिल्कुल। एकदम से सब लोग सन्नाटे में आ गए। हमने ना, आप नहीं आएंगे। बोर्ड ने मेरा समर्थन किया। फिर मैं शाम निकला, बोर्ड ख़त्म होने के बाद में फाइनेंस डायरेक्टर बोले पैसे कहाँ से लाएंगे, करो। चेक तो काट दिया। हमने कहा आप कुछ भी करो, कोई भी दाम पे बारो करो। तो आई बारोड एट 25% इंटरेस्ट। 25% इंटरेस्ट पे? इंटरेस्ट बारो किया हम लोगों ने। हमने कहा खाली इतना लिख देना कि हम वापस कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। उन्होंने वापस किया पैसा उनका, और एक 6 महीने के अंदर वी रिटर्न ऑल द मनी, वी अर्न द मनी, वी मेड सो मच ऑफ सेविंग, मेड सो मैनी वेज थिंग्स वेर हैपनिंग। तो उन सब चीज़ों को करके टेक। तो ये बताइए, ये आपने अभी कहानी सुनाई, इसमें दो चीज़ हो सकती है। एक तो इंसान की जिद है और दूसरा कन्विक्शन है। जिद नेगेटिव भी हो सकता है कि आपने सही गलत सोचा नहीं, जो कर लिया। दूसरा कन्विक्शन है कि आपको पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं हासिल कर लूँगा। तो आपकी जिद रहती थी या कन्विक्शन था ऐसा कि मैं कर ले जाऊँगा? मैं जिद से कोई काम नहीं करता, मैं कन्विक्शन से ही करता हूँ। मैं जिद नहीं मानता, मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता। अच्छा। किसी से भी, किसी व्यक्ति से मैं अपने को सुपीरियर नहीं मानता। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सीख लेता हूँ कोई नई चीज़। उनकी टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज़ होती है, मैं उससे कहता हूँ जरा मुझे सिखा दो इसको। अच्छा। तो मैं ये कभी नहीं मानता कि कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति बड़ा है। अच्छा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि वो सुपीरियर है, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता।
मतलब चाहे वो रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हो, सेनेगल के प्रेसिडेंट का मैंने इसमें लिखा है जी। कि उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया और हमारे देश को लेकर के कुछ गलत बात कह दी। मैंने उनसे बड़े धीमे से कहा कि सर भाई जस्ट वांट टू गो फॉर स्मॉल रूम, आई वांट गो टॉयलेट। मैं निकला वहाँ से, डिनर छोड़ दिया, उन्हीं की टेबल पे था, अच्छा। एंड वी वेर ओनली 6 पीपल। टेबल से निकला, उठा, मैंने लिफ्ट ली, नीचे आया, अपनी गाड़ी पे बैठा, तुरंत चला गया एयर फ्रांस में। पासपोर्ट हरदम जेब में रखता था। पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेकर के वहाँ गया, फिर एयर फ्रांस में फ्लाई कर गया, अच्छा, निकल भी सब गए? छोड़ छाड़ के। क्योंकि प्रेसिडेंट को इतनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, उसको आप खाना छोड़ के निकल जाओ। बहुत बड़ी बात है, करने के लिए कलेजा भी चाहिए सर। निकल आया, हाँ। सामान वहाँ पड़ा, वो मुझे खोजे कि कहाँ है, आप हवा में। कि उसने कह दिया नो। एक तो फ्रेंच ज़्यादा जानता था, अब्दुल्ले वार्ड वाज प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल। तो what you are talking, your country need us, you need us, अच्छा। without you will have no production of food grain, you are begging, you have to beg to us to get this material। अब वहाँ हम लोगों का प्लान था। अच्छा। जब उसने ये बात कह दी ना, ये बग टू अस, अच्छा। ऐसे अच्छा हम तुमको दिखाते हैं हाउ डू आई वर्क टू यू। लेटर ऑन जब मेरी मुलाकात हुई नेक्स्ट टाइम पेरिस में, ही वाज इन पेरिस, Okay. he called me, sent a special message, let him come, and because I said okay, without us nothing will happen। Ultimately we became good friends। We are still operating the plant in Senegal, Okay. and we have a buyback arrangement up to 2033, so that raw material is certainly helping us अच्छा। in then we get the phosphoric acid from there, Okay. we make DAP here in our Kandla। वो सब चीज़ है। लेकिन आप मेरे देश को और मुझे यदि कोई ऐसी बात कहेंगे जो मेरी भावना को ठेस पहुंचाए, ठेस पहुंचाएगी, स्वीकार नहीं। वो स्वीकार नहीं। सर हम लोग बात इफ़को की कर रहे थे कि आप इफ़को में आए, शुरुआत हुई, और फिर इफ़को हिंदुस्तान को कौन पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी संस्था बन गई। वो एक स्मॉल से बिगेस्ट बनने का जो सफ़र है और चैलेंजेज, वो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो सिर्फ इफ़को की कहानी नहीं है। उसके ज़रिए 50 ऐसे संस्थान जो अभी देश में हैं, वो भी सोचेंगे कि हम भी कल को अपने क्षेत्र में इतने बड़े हो सकते हैं, और उसके लिए करना क्या चाहिए। मैं इसमें नई जनरेशन को या जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं उनको खाली 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जी। पहला ये मानना है, जैसे हमने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने कंठ में विष पीने की आदत। विष पीने की आदत रहनी चाहिए। तो मैंने हरदम ये पाया है कि मुझे तो अपने कोलीग्स का कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके। यदि मुझे अपने कोलीग्स का कंप्लीट मेहनत चाहिए, उनका कंप्लीट ब्रेन चाहिए, तो मुझे उनकी अच्छी आदतें देखनी है। ओके। मैं कभी उनकी बुरी चीज़ नहीं देखता। मैं उसमें यही कोशिश करता हूँ कि इस व्यक्ति में कौन सी अच्छी अच्छी खूबी है जो मेरी संस्था के काम आ सकती है, मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ। अच्छा। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे खुद नॉलेज है प्लांट्स की, कैसे आप कम दाम पे, कैसे आप कम समय में, कैसे आप डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, और हमारे कोलीग्स ने हमको हर चीज़ में साथ दिया। अच्छा। क्योंकि मैं उस कोलीग को ही लेता था जो उस काम को कर सकता था। ओके। पर उसके कारण ये नहीं कि कोई अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा था तो मैं उसको छोड़ दूँ। अच्छा। मैंने उसको भी प्रमोशन दिया, और उसको प्रमोशन दिया जो अच्छा काम करता था। अंतर केवल इतना था, अच्छे काम करने वाले के साथ मैं जाकर के बात करता था, उसको मिलता था, उसको मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट लिए आ सकता था। जो कम अच्छे काम करने वाले थे उनको खाली अपॉइंटमेंट लेके आना था। अच्छा। वो अंतर लोग भाई जानते थे।
अच्छा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैंने कभी टेक्नोलॉजी से समझौता नहीं किया। ओके। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो मैंने नई टेक्नोलॉजी ही ली। चाहे पैसा कुछ भी लगा हो उस पर। पैसा वही लोग बाग इस बात को नहीं समझते हैं। पैसा जब लगता है टेक्नोलॉजी में तो पैसा इनोवेशन का पैसा लगता है। हम्म। उसको आप देखिए कि उससे हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, उन फ़ायदों को ध्यान में रखिए। तो देखिए, हमने जब से जितने प्लान लगाए, पहले दिन से 100% पे चल रहे हैं। अच्छा। जितने प्लान लगाए पहले दिन से 100%, 115%, 120% पे चल रहे हैं। मोस्ट एफिशिएंट प्लान चल रहे हैं। मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाई, मोस्ट एफिशिएंट लोगों को ट्रेन किया, ये सब चीज़ें हुई। ठीक। और हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारा बजट है तो हम बजट के अंदर रहें। अच्छा, खर्चा ज़्यादा ना हो। कभी बजट के हम बाहर नहीं गए। मतलब बजट हमने जो रखा, जो भी ध्येय रखा, उस बजट के बाहर नहीं गए। जो समय सीमा रखी, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात है, और चूंकि मैं कह रहा हूं तो इसको ऐसा ना लगे लोगों को कि मैं अपनी बहुत बड़ी तारीफ कर रहा हूं। हमारा फूडपुर प्लांट था, हम्म। उसका जो रिएक्टर था वो BHPV में बन रहा था। तो मैंने हरदम ये भी कोशिश की कि मैक्सिमम इक्विपमेंट ऑर्डर जो है हमारे देश की कंपनियों को जाएं। स्वदेशी। मैंने कोशिश ये नहीं कि बाहर के लोगों को ऑर्डर दें, जो बहुत ज़रूरी है वही बाहर के लोगों को दिए गए। तो BHPV में थी, BHPV में स्ट्राइक हो गई। वो जो मेरा रिएक्टर था वो 5 पीसेस में पड़ा हुआ था, उन 5 पीसेस को जोड़ना था। और स्ट्राइक ऐसी हुई, BHPV की यूनिट हैदराबाद में थी, सॉरी विशाखापट्टनम में थी। ओके। तो अब मेरे सामने बड़ी भारी समस्या हो गई कि यदि ये रिएक्टर नहीं बना तो ये मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। फिर मैंने पहले पता लगाई कि यूनियन यहाँ किसकी है। मुझे पता CPM की यूनियन। अच्छा। CPM की वहाँ यूनियन थी। फिर मैंने किसी से पता लगाया कि प्रकाश कैराट से कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं हर चीज़ को पर्सनली लाता था, जैसे लेता था जैसे कि मेरी अपनी संस्था है। मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है, सिंपल। हाँ। जी। तो प्रकाश कैराट जिससे हमने बताया कि इसको क्या है, अच्छा। कैसी संस्था है, और हमने कहा इसमें देखिए आपके लोगों ने स्ट्राइक कर रखी वहाँ, मुझे खाली उसको निकाल लेने दीजिए वहाँ से। मैं नहीं कहता कि बनाएंगे उसको, वो 5 पीस मुझे निकाल दीजिए। तो मेरी तो देखते रहे थोड़ी देर तक। फिर मैंने पहली दफ़े उनको देखा मुस्कुराते हुए अच्छा। कि अच्छा उस दिन जाइए आप, आपको 12 घंटे का समय देते हैं, हमारे लोग नहीं बोलेंगे, आप उसको निकलवा लीजिए। नहीं, 12 घंटे के अंदर निकलवा लीजिएगा 5 पीस। अच्छा। अरे ठीक। तो सब अरेंजमेंट किया, 5 ट्रेलर लिए, 12 घंटे के अंदर सारे लोड करा के वहाँ से निकाल लिए। फिर निकाल के हम उसको लाए अपने यूनिट में, फूलपुर में। तो उस समय हमारे यूनिट हेड होते थे मिस्टर TR चौधरी। अच्छा। तो TR चौधरी से हमने कहा, ही वॉज ए गुड मैकेनिकल इंजीनियर। हमने और फिर हमने लार्सन टूब्रो कॉन्टेक्ट किया कि मैं उसको वहाँ ले आया हूँ, अब इसकी आप वेल्डिंग वहाँ कर दो। कह रहे यार वहाँ कैसे वेल्डिंग करेंगे, हमारी लेबॉर्ट्री में स्पेशल जगह है, उसकी स्पेशल तरीके से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसकी हाई हीट करते हैं। देयर लॉट ऑफ processes involved in making a vessel which is 250 millimeter thick, and this is it requires different layer of welding, and it's a very tedious process. तो मैंने कहा लेबॉर्ट्री तो मैं आपको जिससे आपको वर्कशॉप चाहिए वैसी वर्कशॉप में बना के तो दे दूंगा आपको। बोले कैसे आप बनाओगे? मैंने कहा ऐसा है कि मैं रेलवे वैगन एक लूँगा, वहाँ रेलवे की लाइन लगाऊंगा और उसको जैक पे रखूँगा इसको, और वैगन के अंदर मैं वो सब कंडीशन क्रिएट कर दूंगा। अच्छा।
जो आपको वर्कशॉप के लिए चाहिए, वेल्डिंग के लिए। तो आप कर देंगे? हमने हाँ, मैं इंस्पेक्शन कर लीजिएगा, यदि कर दूँ तो आप वहाँ बिल्डिंग कर दूँ। फिर मैंने TR चौधरी का फूलपुर गया, मैंने TR चौधरी का, हमने देखो चौधरी इसको हम नोक करना है, इस तरह कर सकते हैं। हमने उनसे डिस्कशन किया कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसको किया और रिएक्टर आज भी रिएक्टर फूलपुर में चल रहा है एंड प्रोजेक्ट केम ऑन टाइम। सो आपको अपना दिमाग लगाना होता है, लोगों का सहयोग लेना होता है। अपने मन के अंदर यदि आपको है और यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप इसको करेंगे तो आप कर सकते हैं। रास्ता निकल आता है। रास्ते निकलेंगे ही, रास्ता निकालना ही चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है। तभी तो सर आपने बताया कि आप 93 में MD बने इफ्को के, और आज हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 42 साल हो गए। 32 साल, 10 साल उसके पहले इफ्को में था। अच्छा। 76 से 86, ठीक है, तो 42 साल इफ्को में हो गया। लेकिन 42 साल इफ्को हो गया और 3 दशक मोर से। देन 32 ईयर्स है Yes. चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये शिखर पे किसी के लिए, मैं जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि कोई भी आदमी जब टॉप पर चला जाता है, उस टॉप पर जाने के बाद वहाँ पर वो बरकरार रहे, और उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आपको रोज़, अक्सर, लगातार, बार बार ये साबित करना पड़ेगा कि मेरी यूटिलिटी यहाँ पर है, मैं बाकियों से बेहतर सोचता हूँ, कर सकता हूँ, टीम को लेकर साथ चल सकता हूँ। ये ऊपर में रहने के इतने सालों का जो तजुर्बा है वो भी आप बताइए, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग सीखेंगे कि जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि यदि आप ऊपर हैं जी। तो आप सबसे आखिरी में लीजिए। अच्छा। यू शुड बी लास्ट टू टेक एनी एडवांटेज। सबसे पहले आपके लोग, आपके नीचे काम करने वाले लोग, वो जब सब पालें उसके बाद आप लो। तो एक सैक्रिफिशियल नेचर जरूर होना चाहिए। राइट। हम इस काम के लिए, इस अपनी संस्था के लिए कुछ भी अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, वो जरूर रहना चाहिए मन के अंदर। ओके। और दिमाग के अंदर और काम के अंदर। हम्म। तो ये मैं मानता हूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट। दूसरा मैं मानता हूँ कि हमारे सिस्टम और प्रोसीजर ओके। ऐसे होने चाहिए कि हम उनमें कभी भेदभाव न करें। उसके लिए आप टेक्नोलॉजी लाइए। जैसे हमारे यहाँ पहले हर महीने ट्रांसफ़र, प्रमोशन, यही होता रहता था। मैंने आया, मैंने सबसे पहले इसको बंद किया। अच्छा। पहले हमने कहा 6 महीने में होगा एक बार। अच्छा। 1 साल 6 महीने हुआ, अगले साल में क्या, साल में एक बार होगा। ट्रांसफ़र, प्रमोशन साल में एक बार होगा। अब मेरे पास किसी का फ़ोन आया, कुछ आए, मैं एक बात कहता हूँ कि साहब हमारे यहाँ तो देखिए सिस्टम है, हमारे यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है, आदमी का ट्रांसफ़र हो गया तो की बर्न हो जाती है, वहीं जा खुलती है जहाँ उसका ट्रांसफ़र हो। तो ये हो गया। तो ये नहीं होगा, ना किसी के बाहर के वाले के कहने से, किसी कहने से मैं कोई चीज़ करता हूँ। जो सही है वही करूँगा। राइट। और जब किसी ने, जैसे कितने भी देखिए, ऐसा है कोई जो मिनिस्टर है, कोई है, नेचुरली उनके पास बहुत से लोग जाएंगे। जी बिल्कुल। आप जाकर के उनको बता दीजिए, मैं जाता था, बताता था, इसमें मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा। तो मैं लॉजिक के साथ और सही बात के साथ जाऊंगा तो मैं नहीं समझता कोई भी व्यक्ति ना ये कहेगा नहीं इसको ज़बरदस्ती करो। अच्छा, साल में एक बार मैंने रख रखा है, एक एक्सेप्शन मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने 32 साल कैरियर में 2 बार खाली एक्सेप्शन किया है। 2 बार कैसे? तो उसमें लिखा मैंने फाइल में अच्छा। कि एक काम के लिए मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मैंने लिखा है ठीक। कि इस कारण मैं एक्सेप्शन कर रहा हूँ। मैंने साइन किया बकायदा। एक में हमने कहा नहीं, इसमें इस मंत्री ने का बहुत ज़्यादा, उन्होंने इसको बहुत ही प्रेसिस पॉइंट बना दिया है, इसलिए मैं इसको, अच्छा, वो भी साफ लिख दिया फाइल? वो भी अप्रूव कर दिया, इसलिए अप्रूव कर रहा हूँ। जी। तो मैंने फाइल में कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं कि जो, मतलब एक कायदा रूल बनाया और उसी रूल और सिस्टम के उस पर हिसाब मैं से। स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब बात हो रही है इतनी,
पारादीप फॉस्फेट जी। पारादीप हम्म। पारादीप यूनिट उस समय अभय ओसवाल जी के पास थी। ठीक। तो वो यूनिट की हालत बहुत ख़राब थी और लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जी। उनका 2100 करोड़ का लोन था उनके ऊपर, वो लोन नहीं दे पा रहे थे वापस, और बैंक्स को एनपीए करना पड़ रहा था। तो काफ़ी इसमें प्रेशर था और वो बिक रहा था। मुझे पता लगा कि वो बिक रहा है, तो मेरे पास आए भी थे लेंडर्स। तो हमने कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया भाई ओसवाल को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं और हमारे फाइनेंस डायरेक्टर और हमारे साथ हमारे एक और डायरेक्टर, हम 3 लोगों से मिलने गए। तो मैं उनके साथ 50 करोड़ का ड्राफ्ट भी लेके गया। अच्छा। तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि आपके पास लोन का ऊपर आपके ऊपर लोन कितना है? बोले 2100 करोड़। हमने कहा आपने इसमें इक्विटी कितनी लगाई है? बोला 800 करोड़। हमने प्लान तो चल नहीं रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। बोले आप कितने में खरीदेंगे? मैंने कहा मैं 2200 करोड़ में खरीदूंगा। अच्छा। बोले आपकी आप कैसे कह सकते हो कि आप खरीद लोगे? हमने कहा मैं ड्राफ्ट लाया हूँ। मैंने कहा ये है 50 करोड़ ड्राफ्ट, आप तैयार हो तो अभी साइन करते हैं। मेरा बोर्ड से मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं ली थी, अच्छा। और हमने साइन कर दिया एग्रीमेंट। फिर मैंने सब बोर्ड वालों को बताया करके कि मैंने ले लिया प्लांट, और मैंने लिखा बोर्ड एजेंडा में, मैंने इस प्लांट को देखा नहीं, मैं इस प्लांट को स्टडी नहीं की, तो मुझे विश्वास है कि मैं इसको ठीक कर लूँगा करके हमने बोर्ड एजेंडा कर दिया और 2200 करोड़ रुपए। इस तरह जो आप कर लेते थे कि आप ये गट फीलिंग हुई, इंस्टिंक्ट हुआ कि ये अच्छा करेगा, और इतने बड़े फैसले कभी क्योंकि बोर्ड मुझे से नॉलेज है। तो बोर्ड से कभी विरोध नहीं हुआ कि? नहीं, बोर्ड ने विरोध नहीं किया, बोर्ड ने कहा ठीक है। अच्छा। फिर मैं बोर्ड को ले गया तो बॉम्ब, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में आप पिक्चर में देखते हैं ना जी। कि बॉम्बिंग की हुई जो है जगह। शहर है, जी। तो ऐसा उसका हाल था। पानी भरा हुआ था, हम लोगों को देयर वाज नो इवैक्यूएशन सिस्टम ऑन द वाटर। तो हमें भी लगा कहीं मैं एक देर तो मैं भी थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक तो कर लेंगे। फिर मैंने अपने कोलीग को लिया, केजे पटेल जी, केजे पटेल नहीं, केएल सिंह हमारे कोलीग थे। मैंने उनसे लिया, अपना केएल तुम इसको ठीक करना है। बोले हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे ठीक। ही इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर। ओके। फिर हम लोग उस प्लान में लग गए। हमें उम्मीद थी कि हम 1 साल में इसको ठीक कर लेंगे। अच्छा। लेकिन मुझे उसको ठीक करने में 2 साल लगे। बहुत जगह क्रिटिसिज्म हुई, चारों तरफ मार चिट्ठियाँ, और ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन, और बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ ना कि किसी चीज़ को हम लोग नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। आज आप देखिए, इफ़को का सबसे अधिक प्रॉफिटेबल प्लांट वो है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्लांट। और अब एक चीज़ और बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा फास्फोरिक एसिड प्लांट हुआ है। अच्छा, दुनिया का भी सबसे बड़ा फास्फोरिक एसिड। और देश का 30% डीएपी हम वहाँ बनाते हैं। आज देश को इतनी जो भी डीएपी की आवश्यकता है उसका 30% हम वहाँ बनाते हैं। और जब हमने लिया था तो लोग कहते थे अब इसको डूब गई, अब कोई ये हो गई। फिर लोग साथ आए, सबको साथ में दिया, किसी को निकाला नहीं वहाँ से। अच्छा। सबकी तनख्वाहें बढ़ाई। अच्छा। सबको अच्छे अच्छे ग्रेड दिए, सबको स्ट्रक्चर पे रखा, और आज वो ब्यूटीफुल प्लांट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट यू विल फाइंड इन फॉस्फेटिक सेक्टर वर्ल्ड वाइड। जी। एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉस्फोरिक एसिड प्लांट वहाँ है।
सर आपकी कहानी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, चाहे उसके लिए संघर्ष जितना भी करना पड़ा हो, और वही संघर्ष का सुख आपने इस किताब में भी लिखा है, तो आपके बारे में लिखा हाँ, तो गया 2 है। साल आई हैड लॉस्ट माई स्लीप जब ये चल रहा था पारादीप का चक्कर। अच्छा। मैं सवेरे उठता था, जैसे फ़ोन करूँ केएल सिंह को, केएल, तब तक उधर से कोई भड़ाक की आवाज़ आए, अच्छा। फ्लैश होता था, क्योंकि तरीके जो भी सिस्टम लगाना चाहिए सिस्टम इतने वीक थे, तो मेरा आधा चाय पीते हुए हाथ रुक जाता था। फिर हम किसी तरीके से पारादीप भागते थे हम लोग, जो भी आवश्यक, जो भी टेक्निकली आवश्यक चीज़ें थी, जी। क्यों मुझे ये विश्वास था कि टेक्निकली करेक्ट प्लांट है, इट नीड्स अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड नीड्स प्रॉपर इक्विपमेंट एंड प्रॉपर अपकीप। ये तो एक्सपर्ट का कन्विक्शन इसे कहते हैं, और मतलब स्पेकुलेशन नहीं, एक एक्सपर्ट के तौर पे आपका कन्विक्शन था कि ये ऐसे है, जी, इसका रिजल्ट ये आएगा ही आएगा, चाहे थोड़ा आगे पीछे जो भी समय के हिसाब से होगा। सर आपकी जो कामयाबी की कहानी है उसमें एक बड़ा दिलचस्प है कि आपने इतने सालों तक काम किया, और चूंकि ये सहकारी संस्था है तो और सरकारी सहयोग के बगैर आप कर नहीं सकते थे। आप 9 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। ज़रा वो तजुर्बा भी शेयर करिए कि प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने में किन के साथ कैसा रहा, कौन बहुत सहज थे जिन्होंने आपको बहुत मदद की, किनको बनाने में और समझाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो हमें बताएं प्लीज़। देखिए राजीव गांधी जी से नरेंद्र मोदी जी के पास हमने काम किया। जी। किसी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना मेरे लिए मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो जिनके साथ मैंने काम किया सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे, और हर एक के पास कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम भी रही, अच्छा। क्योंकि सिस्टम है, पीएम को हर चीज़ तो पता नहीं होती, जी। उसके पास हैं लोग हैं वही बताते हैं। जी। तो ज़रूरत नहीं है कि हमको हर जगह ठीक रहा हो, लेकिन हर एक के साथ अल्टीमेटली संबंध ठीक हो गए। अच्छा। लेकिन हाँ, सहजता की यदि आप बात कहते हैं, जी। तो मुझे एक चीज़ याद है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझसे कहा, उनकी जो स्टाइल थी कहने की, जी। अवस्थी ये ओमान का प्लांट जो है ये लगाना कुछ हम लोगों के लिए आवश्यक है, तो इस पे देख सकते हो। उन्होंने खुद ये बात कही, तो उन्होंने सर आवश्यक है तो ज़रूर लगेगा। अच्छा। बस इतना कह के मैं चला आया। फिर मुझे भारत सरकार ने पत्र लिखा कि आप इसमें ज्वाइन करिए। उस समय आरसीएफ और क्रिप्को थे, इस प्लांट को कर रहे थे, ओमान प्लांट को। तो मैं आ गया। आने के बाद क्रिप्को ने, आरसीएफ ने कहा कि नहीं हम इससे हटना चाहते हैं, और क्रिप्को के बोर्ड ने कहा कि नहीं हम भी हटना चाहते हैं। तो हमने कहा खैर आप आरसीएफ हटना चाहते हैं तो हट जाए, मैं उसकी इक्विटी ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, और क्रिप्को की मर्जी है, रहना चाहे रहे, ना रहना चाहे ना रहे। यानी फाइनली ये हुआ कि 50% क्रिप्को रहेगा, 50% इफ़को रहेगा। अच्छा। फिर मैं पहुँचा ओमान, तो उसमें उसका था $115 मिलियन हमने रिडक्शन कराया। अच्छा। 135 मिलियन डॉलर, $1.1 बिलियन का प्रोजेक्ट का कॉस्ट थी। तो पहले तो हमने कैलकुलेट किया, तो हमने कहा कि 950, 965, 960 के आसपास इसकी कॉस्ट आ जाए तो प्रॉब्ली हम लोग इट विल मेक इट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उस समय ऑयल का दाम हो गया $9 पर बैरल, ओके। और यूरिया प्राइस हैज़ कम डाउन वेरी लो, अबाउट $100। और साथ में ये हो गया कि प्रोजेक्ट वॉज नॉट वायबल ऑन दैट कॉस्ट, सो नो लेंडर वॉज प्रिपेयर टू लेंड द मनी। तो मैंने कहा कि इनमें $135 मिलियन, $150 मिलियन प्राइस कम करा लूँ, और 15% कैपेसिटी बढ़ा लूँ प्लांट की, तो प्लांट वायबल हो जाएगा। तो पहुंचा, मेरी टीम में मिस्टर वीनू गोपाल थे, मैंने उनको साथ में लिया, हम 2 लोग गए।
फिर हमने वहाँ जा के हमने सबसे पहले वहाँ ओमान की गवर्नमेंट को कहा, मकबूल सुल्तान हुसैन मिनिस्टर थे ओमान के, अच्छा। मैंने उनसे कहा कि आप पहली बात तो यहाँ का जो ये अमेरिकन कंसल्टेंट वगैरह है वो सबको आप हटा दीजिए और आप अपनी ओमानी को दीजिए और हमें निगोशिएट करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ। उनको कुछ मेरे में विश्वास हुआ, अच्छा। वो तैयार हो गए। ओमानी और हम लोग मिलके, हम और क्रिप्को के लोग मिलके और ओमानी, हम लोगों ने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को और उससे हमने शुरू किया, भाई हमें तो $900 मिलियन के ऊपर नहीं देना है और इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ानी है। और ये हमने उनको सजेस्ट किया, ये इक्विपमेंट काट दो, यहाँ पर ये सेविंग कर लो, यहाँ पर ये कर लो, उनको सब डिटेल बताया। पहले तो उन्होंने मना किया, हमने नहीं आपने डिज़ाइनर को तो बुलाओ आप। अच्छा। आप लोग तो सेल्स के लोग हो ना, मार्केटिंग के लोग हो, अब डिज़ाइनर को बुलाओ। ठीक है, हो गया तय। 15 दिन बाद 20 दिन बाद डिज़ाइनर बुलाएंगे। डिज़ाइनर के साथ हम लोग बैठे और फाइनली $965 मिलियन तैवान 15% कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो प्लांट वाइबर होने लगा। फिर रेंडिंग हुई, फिर उसमें था कि सरप्लस अमोनिया था उनके पास। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर टू बाई सरप्लस अमोनिया। तो हमने कहा ठीक है आप टेंडर कर दो, तो हमें अमोनिया की ज़रूरत, हम भी कोट कर देंगे। तो हमने कोट कर दिया $100 फिक्स प्राइस पे अमोनिया। तो आई वॉज द हाइस्ट बिडर। अच्छा। तो इफ़को गॉट द $100 फॉर 10 years, 250,000 tons per year. For 10 years we got कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोजेक्ट वाइबर हो गया उन सबसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जब प्लांट लगा और शुरू हुआ, फिर the success has many father and failure has orphan. यस। हाँ? सारे लोग जब प्लांट शुरू हुआ तो यूरिया का दाम हो गया $800 अच्छा। और अमोनिया का दाम हो गया $600। अच्छा। ऑल टुगेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड मोर देन 40,000 crore as saving। कितना बता रहे हैं? 40,000 crore 40,000 करोड़ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। पर आज तक किसी ने क्रेडिट नहीं दी लेकिन लगवाया, चलाया। आज 25 साल हो गए। अब 25 साल बाद अभी गैस का निगोशिएशन हो गया प्राइस का, उससे हो रहा है। तो नॉलेज एंड परसेप्शन एंड कन्विक्शन, इन सबको एक साथ रखना होता है। तो सर हमने देखा कि कैसे एक हिंदुस्तानी अगर अपने पे आ जाए तो किसी दूसरे देश की ज़मीन पे भी जाके वहाँ से हिंदुस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर सकता है बल्कि पैसे भी कमाकर अपने देश के लिए ला सकता है, जो आपने काम किया। लेकिन आपकी कहानी में सिर्फ विदेश से नहीं, अपने देश की धरती पे भी कुछ ऐसे जगह भी थे जो कि सच पूछे, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा बड़ा डिफ़िकल्ट था। आप PPCL की फैक्ट्री लगाने के अमझौर गए थे, वो नक्सल वाला इलाका था और जिस दौर में आप गए तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। मैं उस कहानी को भी सुनना चाहूँगा कि नक्सलियों के बीच में जाकर आपने फैक्ट्री लगाने का फ़ैसला कर लिया और फिर उसको लगा भी आए, तो वो कैसे एग्जीक्यूट किया था प्लीज़? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। हमारे वो नंबर 2 सबसे पहले केमिकल के फर्टिलाइज़र के सेक्रेटरी होते थे BB सिंह जी। अच्छा। नेक्स्ट थे KD वासुदेव जी। आपको सारे नाम बिल्कुल ऐसे टिप पे रटे हुए जैसे कल की बात हो। जी। KD वासुदेव जी, मैं उस समय आंवला का प्रोजेक्ट देख रहा था। अच्छा। और आंवला का इफ़को आंवला का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, करीब करीब कंप्लीट होने वाला था। ठीक। और वो उन्होंने उसकी पूरी भी प्रोग्रेस देखी थी, टाइम पे बिल्कुल हो रहा था। हालांकि उस समय मैं यहाँ इफ़को का जॉइंट जनरल मैनेजर ही था। ओके। तो एक मिडिल लेवल पोजीशन थी। ठीक। लेकिन चूंकि मैं इतना प्रोजेक्ट मैनेजर भी था उसका देखता था, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था मेरा सेक्रेटरी से। और सेक्रेटरी फर्टिलाइजर उस ज़माने में मैनेजिंग डायरेक्टर के सिवा किसी से बात नहीं करते थे। अच्छा। ये सिचुएशन थी। लेकिन मेरे से समा उधर, तो उन्होंने कहा मुझसे, KD वासुदेव जी ने, कि ये PPCL में CMD की पोजीशन आ रही है, तो इससे अप्लाई कर दो। अच्छा। अब सेक्रेटरी उस समय कोई वर्ड बोल दे
तो आप उसको ना नहीं कर सकते हो। हमने जी सर कर देंगे। मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच की बात है, जो है 11 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए अच्छा। उसको बंद करने के लिए, और उसमें रिफॉर्म, उसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा चेंज करने के लिए अच्छा। पीपीसीएल में। जी। और उसके 2 दिन बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सीएमडी पीपीसीएल। अच्छा। तो केडी वासुदेव जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप जाके चार्ज लो। अच्छा। मैं क्या 15 अक्टूबर के आसपास मैं चार्ज लेने के लिए, तो 7-8 तारीख को मेल मुलाकात बात होती है, 15 तारीख को चार्ज ले लो। चार्ज ले लो। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी यहाँ, मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया इफ़को से, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आज है नहीं यहाँ। तो उन्होंने कहा फ़ोन उठाया अपना, मतलब इस फ़ोन पे बात कर लो अपने एमडी से। फ़ोन उठाया एमडी को, अवधानी, मिस्टर अवधानी एमडी होते थे, मैंने एमएच अवधानी एमडी होते थे। तो उनका अवधानी, ये अवस्थी को मैं कह रहा हूँ रिज़ाइन करने के लिए, तो रिज़ाइन तुम एक्सेप्ट करो, और ये पीपीसीएल का सीएमडी है, मैं इसको बना रहा हूँ। तो एमएच अवधानी का मैं ही ब्लू आइड बॉय था, तो अब वो बेचारे क्या कहें, उन्होंने कहा ठीक है, वो तो दाहिना हाथ मांग रहे थे ना। ठीक है सर आप जैसा कहें। तो मैं आ गया, इफ़को आया, ऑफिशियली रिज़ाइन किया, घर गया। मैंने अपनी पत्नी से बताया, मैं उससे 41 ईयर का एज था, अच्छा। 86 में। मैं अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरा हो गया सीएमडी अमझोर का, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, बेटे थे मेरे अनुपम और अमोल। तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ चार्ज लेने। जी। अरे मेरी पत्नी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो कहती ठीक है। तो एक सीएमडी क्या होता है, उन्होंने पूछा, हमने, संस्था का नंबर 1 होता है। बोले जैसे अवधानी साहब, हम बोले हाँ। बोले फिर तो ठीक ही है, जाओ। तो उनको यही पता, तो मैं तो टिकट लेकर के, मुझे एग्जैक्टली ट्रेन नहीं याद है, ठीक है। गया तो डेरी ऑनसन पहुंचा। उससे पहले बिहार से परिचय था आपका? मेरा कोई परिचय नहीं था बिहार से, अच्छा। थोड़ा मुझे आइडिया था। ठीक। डेरी ऑनसन पहुंचा। डेरी ऑनसन में उन दिनों क्या था कि पीपीसीएल का प्लांट तो अमझोर में था, एक प्लांट अमझोर में था, एक प्लांट वहाँ दुर्माला में देहरादून में था, एक वहीं मसूरी में हरावाला में क्लोजिंग थी, एक राजस्थान में था। तो इस तरह के 3 यूनिट थी, पर सबसे डिफिकल्ट तो अमझोर की थी, और उसका क्लोजर एंड रिवाइवल दोनों था। 11 उसका कुछ करोड़ ज्योग्राफिकल लोकेशन जो था उस प्लांट का, जितना मुझे मालूम है, जैसे पठार है उसके बिल्कुल बेस बिल्कुल में नीचे, आप ये है, और ऊपर ऊपर पूरा पूरा पूरी पूरी जैसे वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे था। इज लाइक ए वर्टिकल वन। और उसमें नीचे वैली, जैसे नीचे वर्टिकल हिल एंड वैली, उसमें उसी में माइन मतलब थी। ज्योग्राफिकल कंडीशन से कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। नहीं, उसी में पायराइट की माइन थी। जी। तो पहले तो मैंने पायराइट के बारे में पढ़ा, क्या होता है पायराइट, क्या चीज़ है। अच्छा। वो ट्रेन पढ़ता गया, वहाँ उतरा तो आरपी सिंह, हमारे जो आजकल हमारे डायरेक्टर एचआर एंड लीगल हैं, अच्छा। वो सबसे पहले मिले राजेंद्र वहाँ। प्रसाद सिंह। हाँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जी। वो सबसे पहले मुझे मिले जी। वहाँ। वहाँ डेरी ऑनसून में रजिस्टर्ड ऑफिस था जी। अच्छा, डेरी पीपीसीएल ऑनसन का, में, जी। डेरी ऑनसून में, और प्लांट अमझोर में था, और कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ था दिल्ली में, अच्छा। ये मेघदूत टावर में उसका ऑफिस था 5th फ्लोर में। तो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि हाँ फ्रेश व्रेश हो लीजिए, फिर प्लांट चलते हैं। हमने नहीं, अब यहाँ आए हैं तो फ्रेश क्या होना, वहीं चल के फ्रेश होते हैं। तो थोड़ा घबरा गए आरपी सिंह, बोले सर वो ज़रा एरिया ठीक नहीं है। अच्छा, मैं समझा नहीं एरिया ठीक नहीं है। इसीलिए तो मैंने शुरू में पूछा कि बिहार से आपका परिचय था। मैंने कहा कि एरिया ठीक नहीं, क्या हमारे इतने सारे प्लांट इफ़को में हैं, जहाँ प्लांट है वहाँ सब फैसिलिटी होती है, तो मैं एरिया क्या ठीक नहीं है। तो उन्होंने वहाँ लग्जल एरिया है। हाँ।
हमने नक्सल एरियाज क्या, पुलिस वुलिस तो होएगी वहाँ। बोले नहीं, पुलिस वुलिस वहाँ ऐसे ही है कुछ। सत्ता अलग चलती है। बट ही ट्राइड टू परसुएड मी नॉट टू गो इमीडिएटली। ओके। ही थॉट कि तब तक कुछ इन्फॉर्म कर देंगे, कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लेंगे। अरे बोला चलो भाई, आरपी क्यों चिंता करते, चलो। तो हम लोग पहुंच गए अमजोर। तो अमजोर में हमारा गेस्ट हाउस ऐसा था कि उसमें एक दो तीन कमरे थे और एक छोटा सा हॉल था, इतना बड़ा जैसे एक कमरा है ना, ऐसा इससे डबल। वहाँ खाने वाने का इंतजाम था, वहीं पर किचन थी और ये एस्बेस्टर की शीट थी लगी हुई। यानी मैं पहुँचा, मैंने नहाया वहाया, फिर मैंने अपनी मीटिंग शुरू की कि मुझे इसके लिए भेजा गया है। तो रात में मैं वहाँ रहा। तो सवेरे मैंने कहा सवेरे ज़रा से निकलते हैं, लोगों को मिलते हैं। टाउनशिप में थोड़ा गया, देखा तो मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे नादिर शाह आया हो। मुझे लगा कि मतलब लोगों की आंखों में आ गया। ऐसा घृणा की भावना अच्छा। उनके अंदर कि उनकी जॉब जाने वाली है, अच्छा। उनको हटाने के लिए मैं आया। तो मैंने उनसे कहा कि आरपी से, फिर मैंने आप कहा, आरपी सिंह को मैं आरपी बोलता हूँ जी। आरपी सिंह ने कहा आरपी तुम ऐसा करो कि साय से, आप ऐसा करो कि साय से वर्कर को बुलाओ। अच्छा। बस साहब यहाँ 3000 लोग हैं और मिलिटेंट नक्सल्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको भेजा गया जिस काम के लिए वो बहुत ही घातक हो सकता है। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहेगा। हाँ, घातक हो सकता है कि आप लोगों को निकालने के लिए आए हैं और उसको बंद करने के लिए आए हैं। हमने आप बुलाओ तो उनको। खैर गया, सबको बुलाया गया, 2-2,500 लोग आए। तो मैंने कहा देखिए, भारत सरकार का निर्णय ये है कि आप ये काम किया जाए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। अच्छा। पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये काम नहीं होगा, बशर्ते आप मुझे कुछ विश्वास दिलाओ। अच्छा। तो उनका हाँ, हम पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं, आप बताओ। तो उससे मुझे पता लगा कि ब्राह्मण को यहाँ बाबा बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाति का ही ऐसा है कि बाबा बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण हूँ मैं, तो इसलिए मुझे बाबा बोल रहे हैं। बाबा आप बताओ क्या करना है। अच्छा। मैंने बाबा नहीं, मेरा नाम अवस्थी है। नहीं नहीं बाबा आप बताओ। अच्छा। फिर मेरे आरपी से पूछा धीमे से क्या है, बोले यार ब्राह्मणों को बाबा बोलते हैं आप, हम लोग राजपूतों को बाबू साहब बोलते हैं। तो ऐसे करके अब मतलब रात, बिहार ने तो बहुत कुछ सिखाया है काम से इतर भी। हाँ, बोले मैं आपको सब जात का समीकरण आपको बात को बताऊंगा। ठीक है, मैंने देखिए मैं यहाँ प्लान लगाऊंगा और आपको यहाँ प्लान लगा के दूंगा, सबकी यहाँ नौकरी बचेगी, फर्टिलाइजर का प्लान भी यहाँ लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ सब कुछ होगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। बोले हाँ हम करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने दिमाग में तब तक योजना बना ली थी कि कैसे यहाँ प्लान लग सकता है, और मैंने वो योजना सोचनी शुरू कर दी थी। फिर मैंने कहा आरपी से बताओ यहाँ और दूसरी प्रॉब्लम क्या है। शाम को तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ नक्सल एरिया है और ये किसी काम नहीं करने देते हैं। यदि कोई काम हम करे तो गोली मार देते हैं या कोई काम नहीं करने देते, अराजकता है पूरी। और आधे हमारे लोग उनसे से मिले हुए हैं, तो इसमें आप यहाँ रात को रह रहे हैं, मुझे इसी की चिंता है। हमने कोई बात नहीं, अगले दिन सवेरे हम फिर उठे तो हमने कहा आप मैसेज भेज दो कि नक्सल लोग आना चाहें तो रात को मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ खाना खाने आए। अच्छा। खाने के लिए बुला रहा हूँ। तो आरपी का ये मैसेज तो उनको पहुँच जाएगा, रात को आ जाएगा, AK-47 वगैरह लेके आएंगे, लेकिन तो आने तो मैं डरता क्या हूँ, तो क्या मार देगा तो मार ही देगा ना। मरना तो एक ही बार है, बार बार तो मरना नहीं है। अब जब काम लेके आए हैं तो अब ये नहीं होगा कि मैं वापस जाऊँ, हाथ खड़े करके बोलूँगे साहब
मैं काम को नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा। आए रात को लोग 4-5 लोग मुंह में साफा वाफा बांधे हुए, अपने ढके हुए, उनको कोई पहचान न ले कि 47 लिए भी आए। मैंने उनसे कहा देखो भाई, मैं यहाँ प्लांट लगाना चाहता हूँ, मैं खाली यहाँ टेक्नोलॉजी लाऊंगा, काम आप सब लोगों को करना है, लेकिन काम में वही करेंगे जब मेरा बजट है। मैं आपको बजट दूंगा, आपको उस बजट में काम करना होगा, ये मेरी शर्त है, लेकिन बाहर वाला कोई काम नहीं करेगा, सब काम आप करेंगे। क्रिटिकल इक्विपमेंट जो है वो बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट है, मैं आपको पहले से बता दूंगा, वो क्रिटिकल इक्विपमेंट आप खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी में खाली बाहर से लाऊंगा, यहाँ प्लांट लगा दूंगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो पायराइट था, उस पायराइट से जो सल्फर के लीचिंग होती थी, उससे पानी पूरा अच्छा, वहाँ ख़राब हो गया था, राइट। तो सल्फर आ गया था पानी में। तो लोग बड़े परेशान थे वहाँ के लोग, इट हैड कॉज सो मच ऑफ पोल्यूशन। तो मैंने उनसे कहा सब लोगों, सबसे पहले तुम लोग यहाँ खुदाई करके एक सबसे ऊपर, अच्छा दैट टाउनशिप वॉज एट ए हाइट, राइट। हमने एक तो पहले से यहाँ झील बनाओ। अच्छा, पहाड़ के ऊपर झील बना? हाँ, पठार के ऊपर। तो उस पर हम लोगों ने झील बनवाने उनको खुदाई शुरू करवा दी। हम लोग सब हाथ से खोदो, खोद फिर बोला, हमको लगाया कि भाई तुम सब लोग गड्ढे खोदो। फिर वहाँ हमने पेड़ लगवाए सबसे। फिर वहाँ पर आकर सोन रिवर से पानी लेके आए, पानी ला करके पाइप से वहाँ पूरी पूरी झील भरी। तो झील भरी तो उससे पानी, अच्छा पानी निकलना जाने लगा अंदर, जाने लगा तो कुएँ साफ़ होने लगे, लोगों का विश्वास बढ़ा। फिर यहाँ लुर्गी टेक्नोलॉजी थी उन दिनों, पायराइट की। पायराइट लुर्गी वालों को हमने बुलाया, हमने कहा खाली आपको टेक्नोलॉजी देनी होगी। फिर यहाँ मैं आया, बिंदेश्वरी दुबे जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। और गिरीश नारायण पांडे गिरीश नारायण मिश्र हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट थे, दोनों लोग कांग्रेस के थे। तो राजीव गांधी जी यहाँ प्रधानमंत्री थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे साथ चल के, और मुझे इसमें आप, पहले जो प्रोजेक्ट था 150 करोड़ था, इसलिए रिजेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने, मुझे, मैं लेस देन 100 करोड़ में प्लान लगवा लूँगा, मुझे आप लोग उसकी परमिशन दिलाओ। यहाँ मैं किसी को निकालूंगा नहीं। अच्छा। रिटेंचमेंट मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। नौकरी मैं दूंगा, मैं नौकरी लूँगा नहीं। तो दोनों लोग आए मेरे पास, मेरे साथ। विदेशी दुबे जी ने टाइम लिया प्रधानमंत्री जी से, तो उनको टाइम मिल गया। फिर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से, राजीव जी से, कि ये जिसको बनाया CMD, उसको हम 1 मिनट, वो आपसे 2 मिनट कुछ कहना चाहता है। तो मैंने कहा सर वो नक्सलर एरिया है, मुझसे रिटेंचमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्लान लगा सकता हूँ, मुझे आप 98 करोड़ खाली सैंक्शन कर दीजिए। अरे रुके, गए इधर उधर गए, कुछ बात की होगी जो की जहाँ जहाँ जिस सिस्टम से करनी होती है, बात करके आया, बोले मैं आपको 78 करोड़ देता हूँ, 20 करोड़, जब आप 78 करोड़ क्रॉस कर लोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी प्रोग्रेस दिखा के फिर आप ले सकते हो। अच्छा। सैंक्शन हो गया। फिर हमने काम करना शुरू किया। हमने उस प्रोजेक्ट, पहली बार इंडिया में पायराइट बेस्ड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट यहाँ लगा। फिर उसको लगाने में एक बड़ा भारी चैलेंज था कि वहाँ जो शेल निकलता था पायराइट का, उस पायराइट में खाली 25% ऐसा शेल था जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम, मतलब सल्फर जिससे निकल सकता था और सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता था। अच्छा। बाकी 75% वेस्ट था, और पॉल्यूशन खाली वेस्ट से होता था, वेस्ट शेल से। राइट। फिर हमने उन लोगों से कहा लोगों से कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन यहाँ होगा, फिर तो यहाँ प्लांट लोग अब यहाँ बहुत ज़्यादा अराजकता हो जाएगी, पोल्यूशन फिर से होगा, और ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसको कुछ सोल्यूशन निकालनी है। बोले साहब इसका कोई सोल्यूशन नहीं। हमने सोल्यूशन क्यों नहीं है? बोले नहीं, उसमें हीट जनरेशन नहीं होगी। हमने एक बात सुनो, इसको जो पहले जो हाई कंसंट्रेशन वाला शेल है, उसकी आप जो
जनरेट होगी पावर, उसके साथ एक पावर प्लांट और लगा लेते हैं, एक पावर प्लांट नहीं, एक बॉयलर और लगा देते हैं, कोल बेस्ड बॉयलर। कोल तो यहाँ मिल जाता है, धनबाद वगैरह सब नज़दीक है बिहार में। बिल्कुल पास। उस समय झारखंड तो बना नहीं नहीं, था। बिहार तत्कालीन बिहार। तो हमने कोल लेकर के कोल से पावर वो जनरेट करते हैं, जी। स्टीम हीट जनरेट करते हैं उससे। हीट जनरेटर कोल जनरेटर लगा, हमने इसके साथ हीट को मिला के उसको हीट करते हैं। तो उनका अच्छा में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग वहाँ। तो दे डिड एक्सपेरिमेंट इन जर्मनी एंड देन फॉर सक्सेसफुल। तो हम लोगों ने वेस्ट शेल को लेकर के भी प्रोडक्शन शुरू किया। तो वेस्ट शेल और दोनों लेकर के ना एक कंडीशनल सक्सेस की अलग ही कहानी। सक्सेसफुल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बना, उससे एसएसपी बना, उसका हम लोगों ने सोनगंगा नाम रखा। अच्छा। और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट रहा, बहुत अच्छा चला। और जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ का टर्नओवर 12 करोड़ रुपए था और 3 करोड़ रुपए तनख्वाह थी। जब मैं चला तो 500 करोड़ रुपए 12 से 500। 500 करोड़ रुपए टर्नओवर हुआ। और ये कितने सालों में ये कहानी? 40 साल। मैं वहाँ 86 में गया और यहाँ इफ्को के एमडी बना 93 में। पर 6-7 साल पर 3 साल बाद ना वी स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट एज सून एज प्लांट वी स्टार्टेड एंड फाइनल प्रॉफिट वाज अबाउट 40 to 50 करोड़। और लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हुई। इन बिटवीन मैं आरसीएफ का भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया 91-92 में। फिर मैं इफ्को का एमडी भी हो गया। तो इफ्को का एमडी हुआ तो हमने उनको नमस्ते किया। आप अभी जब कहानी कह रहे थे तो कहा कि वहाँ पर जब आप गए तो लोगों ने आपको बाबा कह के बुलाया। आपको बाद में समझ आया चूँकि पंडित हो, ब्राह्मण हो, इसीलिए बाबा बाबा कहते। आप पे एक बार जातिवाद करने का भी आरोप कुछ नेताओं ने लगाया था। हाँ। जरा वो कहानी हमें बताइए। वो क्या था कि 89 में राजीव जी इलेक्शन हार गया। ठीक। और 86 में मैं वहाँ का सीएमडी बना था। जी, पीपीसीएल। तो उस समय छेदी पासवान जी जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके आए जनता दल से। ठीक। और प्रॉब्लम उन्होंने मीरा कुमार जी को हराया था, कांग्रेसी कैंडिडेट थे। अच्छा। और हमारे जो वहाँ के यूनियन प्रेसिडेंट थे गिरीश नारायण मिश्र थे। जी। तो यूनियन प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। अच्छा। तो मेरे पास आया कि मुझे यूनियन का प्रेसिडेंट बनना। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, प्रेसिडेंट यूनियन का मामला है, यूनियन से बात करिए, मुझसे क्या मतलब। यानी वो मुझसे नाराज़ हो गए। अच्छा, मेरी क्या आदत है कि मैं रात शाम को क्योंकि हरदम बचपन से खद्दर पहनता था। अच्छा। तो शाम को मैं खद्दर कुर्ता पजामा पहनता हूँ। अच्छा। दिन में पैंट शर्ट ये सब ऑफिस में रहता हूँ। शाम को जब हूँ तो अपने घर में हूँ या गेस्ट हाउस में भी हूँ तो अपना कुर्ता पजामा पहन लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास आरोप लगाया कि राजनीति भी करते हैं और अच्छा, खादी के कुर्ता पजामा के चक्कर में हो गया है। राजनीति भी करते हैं और यहाँ पर राजनीति करते हैं और प्लांट भी जातिवाद, चलाते हैं। ब्राह्मणवाद करते हैं। तो 275 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करा के उन्होंने 275 सांसदों का साइन करके आपके खिलाफ शिकायत हो गई। शिकायत हुई। तो देवीलाल जी के पास तब वो शिकायत पहुंची। उन दिनों फटा उनके पास था एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। जी, तो डिप्टी उन्होंने पीएम भी थे वो। एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या फर्टिलाइजर भी मुझे दिया जाए। जी। फर्टिलाइजर उनके पास आ गया। उस समय तो खैर कुछ भी मान सकते थे। वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। हाँ। थोड़े से कम पे संतोष कर गए। जी। तो उन्होंने बुलाया मुझे। तो बुलाया तो मुझसे कह रहे छोरे, आधे छोरे। जी सर। तू कांग्रेसी है? मैंने सर आप भी तो पहले कांग्रेसी थे। अच्छा। अरे एकदम से उनको लगा कि अच्छा तो सही बोलता है। बैठाया। बोले क्या ये चिट्ठी आई, इतने लोगों ने दस्तखत किया है। तो हमने सर आप एक डेलीगेशन भेज के दिखा लीजिए कि मैं गलत हूँ कि ये चिट्ठी गलत है। तो ठीक है तो जा। चला आया। तो उन्होंने उपेंद्र वर्मा जी होते थे,
उपेंद्र वर्मा या वर्मा जी MOS एग्रीकल्चर थे, जी। उनकी अध्यक्षता में, और 4-5 लोग, उनमें श्री पासवान भी थे। अच्छा। इनकी कमेटी बना के भेजी, जाओ तुम लोग देख के रिपोर्ट दो। अच्छा। वो कमेटी आई हमजोर, हम्म, साथ साथ उसने काम देखा। काम देखने वाले पब्लिक मीटिंग की, अच्छा। तो पब्लिक मीटिंग मुझे खूब गाली दी कि ब्राह्मण है, भ्रष्ट है, ये है करके, खूब मुझे जातिवाद करके कि जातिवाद करता है, हम्म, खूब गाली वाली दी। तो मुझे बड़ी गुस्सा लगी, मैं वहाँ बैठा भी था कि भाई मुझे आप गाली दे दो, पर ये क्या मतलब है? मतलब मुझे अशिष्टता लगी हम्म, इस तरह की बात सुनना। ठीक। एनीवे, उसके बाद वो गेस्ट हाउस में आए खाना खाने के लिए सब लोग, तो मैं अपने कमरे में चला गया, मैं नहीं आया। तो वर्मा जी ने हमको भिजवाया किसी से कि उनको बोलो खाना खाने आए। मैं नहीं आया। मैंने उससे बोला जाकर उनको बोल दो कि मैं अछूत हूँ, मैं नहीं आऊँगा। आपने क्या कहा कि मैं अछूत हूँ? हाँ अच्छा, अछूत ब्राह्मण। हाँ, हाँ, तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण गाली दे रहे हो तो अछूत ही हुआ ना। हम्म, तो मैंने, मैं अछूत हूँ, मैं नहीं आता खाना खाने। आप लोगों बड़े लोगों के साथ कैसे अछूत खाना खाएगा? हाँ, मैं नहीं आऊँगा। फिर वर्मा जी खुद आए मेरे कमरे में, बोले अवस्थी जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सब देख लिया हम लोगों ने, अच्छा। कोई उसमें गलत काम नहीं है, हम्म, ये सब झूठ आरोप थे। अच्छा। आप आइए, ये हम लोगों को पब्लिक में बोलना पड़ता है, अभी का जैसा वातावरण है उस समय बोलना पड़ता है। बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे वो, और आइए आप हमारे साथ खाना खाइए। ठीक है, फिर मैं गया। फिर तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो गए। मैं जाता था तो अक्सर अपने वो वहाँ बिहार में सत्तू जी, अंदर रख के रोटी सत्तू बनाते पराठा। हैं, जी, सत्तू पराठा। तो मुझे रोटी खिलाते थे सत्तू वाली। अच्छा। तो बहुत अच्छे मित्र हो गए। और फिर देवीलाल जी भी मुझे बहुत तो देवीलाल जी ने लस्सी उस्सी पिलाई या नहीं आपको, ताऊ ने? हम्म? ताऊ आपको लस्सी उस्सी पिलाते थे या हाँ नहीं हाँ, थे? नहीं, ताऊ जी से था तो बहुत ही अच्छा संबंध हो गया कि ताऊ जी तो मुझे लस्सी तो पिलाते ही थे। जब भी मैं जाऊँ हाँ। बोले छोरे को दूध पिलाओ, घर में जाता तो बोलते दूध पिलाओ, अच्छा। ऑफिस जाते बोलते लस्सी लेके आओ छोरे को, तो गिलास में, बड़े गिलास में लस्सी पिलाते थे। अच्छा। और कोई बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर वेपर होता था हम्म, तो उनका क्या था कि वो उर्दू में पढ़ते थे, थोड़े बड़े अक्षरों का। अच्छा। हाँ देवीलाल जी उर्दू में पढ़ा करते थे? हाँ, ओह, तो उर्दू में पढ़ते थे, उनको कंफर्टेबल लगता था उर्दू पढ़ा। ठीक। कोई बहुत गूढ़ है कोई चीज़ हुई जिसमें उनको समझना है, हम्म, तो मुझे बुला के देते, छोरे इसका जरा वो। तो मैंने एक मौलवी को अपॉइंट कर रखा था अपने यहाँ। आपको उर्दू पढ़नी आती है? नहीं, मुझे नहीं पढ़नी आती। अच्छा, आपने उधर इंतजाम तो कर दिया। उनको इंतजाम कर रखा है मौलवी को कि ये जो पेपर आया है इसका जरा उर्दू में हम्म, ट्रांसलेशन कर दो, इसका उर्दू में करके जरा टाइप करा दो। तो टाइपिस्ट मैंने दूसरा रखा हुआ, तो उर्दू वाला मौलवी जी को एक रखा था कि वो ट्रांसलेट कर देते तो उर्दू में टाइप करके मैं उनको चुपचाप लिफाफे में बंद करके दे आता था। तो फिर मुझे बहुत ही प्यार करते थे। जी। और मैं एक बार की बात बताऊं कि जब ये रिजर्वेशन आया जी। और जब उन्होंने रिजाइन किया हम्म, तो मैं उनके पास गया, तो उस समय उनके यहाँ कोठी में कोई नहीं था, अच्छा। खाली प्रॉब्ली उनका एक एक व्यक्ति रहा होगा। हम्म, और वो जब उनका घर था ना प्रेसिडेंशियल जी। स्टेट में आखिरी में जो वहाँ घर है, बड़ा घर था, उसमें वो वहाँ एक अपने लॉन में वो अपनी मंजी पे, जो हरियाणा बोलते जी हैं जी ना, जी, खाट। और वो तकिया पे लेटे हुए थे, एक तरफ जर्सी गाय बंधी हुई थी, थोड़ा दूर में। मैं गया मिलने, ताऊ जी, एक कुर्सी भी थी, उनका आदमी को कुर्सी ले आया उस समय। आए, बोले छोरे आ जा आ जा। मैं गया। उस दिन उन्होंने कुछ मुझसे लस्सी और दूध नहीं पूछा, अच्छा। फूट फूट के रोए देवीलाल जी कि इस आदमी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, मुझे प्रधानमंत्री बनना था, मैंने इसको प्रधानमंत्री बनाया और इसने इतना गलत काम किया। कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये क्या राजनीति के लिए ये करना उचित है? मैं बिल्कुल सुनता रहा, मैं खाली
कि इतने बूढ़े, इतने बड़े नेता, इतने पावरफुल लीडर, इतने बड़े किसान नेता, राइट। वो मैं शक्ल और वो भूल नहीं पाता हूँ। ये तो सिर्फ भरोसे की बात नहीं सर, आप पर वो ट्रस्ट करते होंगे, भरोसा करते हो, इसीलिए अपने मन की बात या अपना दर्द आपके साथ साझा किया, नहीं तो फिर क्यों करते। और मैंने खाली इतना कहा कि ताऊ जी, सब समय के सब जो भाग्य में लिखा है वही होता है, तो इसको भाग्य ही मान लिया जाए, सही बात, डेस्टिनी। और क्या कर सकते हैं। जी। पर मैं बैठा 2-3 घंटे बैठा रहा उनके साथ, जब तक कुछ और लोग नहीं आ गए, तब तक कुछ लोग आने लगे कि थोड़ा मन भी हल्का हो गया होगा हाँ, आपसे शेयर करने के बाद। बहुत ही मैंने इतना सरल स्वभाव का राजनीतिज्ञ, बहुत राजनीतिज्ञों को मैंने देखे, जी। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा। शायद ही कोई अच्छा, देखा, शायद ही कोई देखा। इतना सरल स्वभाव, जी। और बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव था। सही बात। सर आपकी कहानी में जॉर्डन भी है, जी, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉर्डन में हमारे पास क्या था, जब हमने ये पारादीप का प्लान लिया, जी। तो हमारे पास समस्या ये थी कि हमें रॉक चाहिए थी, अच्छा। रॉक फॉस्फेट सप्लायर, और पूरे रॉक फॉस्फेट सप्लायर थे, उन सब ने डिसाइड किया कि हम इस प्लांट को रॉक नहीं सप्लाई करेंगे, अच्छा। पारादीप के प्लांट को, क्योंकि पारादीप के प्लांट रिवाइव हो जाता है। जो उनको विश्वास था उन लोगों को कि चूंकि ये इफ़को ने लिया और मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो रिवाइव तो मैं कर ही लूँगा। तो उनको एक ही तरीका था, इनको रॉक न मिलने दो, अच्छा। ताकि उनका क्या था, उनका मार्केट शेयर यहाँ कम हो जाता। उसमें इसका भी कंपटीशन था। तो मैं किसी रेफरेंस से, आईपीएल के मिस्टर गहलोत हैं, उनका वहाँ अच्छा संबंध था। अच्छा। जॉर्डन में, तो उनसे मैंने कहा कि भाई जॉर्डन में हम चाहते हैं चला जाए और एक जॉइंट वेंचर शुरू किया जाए, वहाँ लगाया जाए, तो उनसे रॉक मिलने की उम्मीद हो सकती है। अच्छा। तो वो तैयार हो गए, फिर उनको लेके हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जो उस समय जेपीएमसी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो किंग के वो थे, फूफा थे, जो वहाँ का किंग था उसके फूफा थे। हाँ, तो मैं उनके पास पहुँचा, तो चूँकि रॉयल लोग थे तो ज़रा वो यस नो करने वाले थे। पहुँचा, मैंने उनको कहा कि साहब हम लोग प्लान लगाना चाहते हैं। यस, लगाओ, ठीक, इट्स ओके, व्हाट विल इक्विटी, ये होगा। नो नो, यू शुड हैव मेजॉरिटी। अच्छा। सही, ठीक, विल नॉट हैव मेजॉरिटी। फिर बात हुई, बट इट विल बी बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। बात होने लगी, इंटरनेशनल प्राइस पे जाएगा, उसमें इतना डिस्काउंट मिलेगा। हमने दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अंडरस्टूड। इंटरनेशनल प्राइस पे लेंगे, हमें लेंडर चाहिए होंगे, आपको भी, जेपीएमसी को भी लेंडर चाहिए, हमें भी लेंडर चाहिए, ताकि लेंड आफ्टर ऑल इक्विटी लाएंगे, लेंडर की ज़रूरत होगी। फिर हमारी वहाँ से रॉक सप्लाई शुरू हो गई। फिर हमने उस प्लांट में प्लांट लगाया। उसके बाद तो हम लोग जेपीएमसी में 37% शेयर भी है। अच्छा। वी हैव परचेज देयर इक्विटी इन देयर कंपनी आल्सो, इफको एंड आईपीएल टुगेदर हैव परचेज, एंड नाउ वी आर वेरी क्लोजली अलाइन। और मेरा 100% नाउ रॉ मटेरियल वहीं से आता है, और प्लांट इज गिविंग डिविडेंड। वहाँ का ही प्लांट फ्री हो गया, सारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया सब वापस मिल गया, उनको भी वापस मिल गया डिविडेंड। साथ हम लोगों ने लोन भी वापस कर दिया। द प्लांट बहुत अच्छा चला। और वहाँ हम लोगों ने वही प्रिंसिपल रखा कि लोगों को लोकल लोगों को ट्रेन किया, उनको यहाँ पारादीप लाए, सब जितने जॉर्डन के लोग थे उनको सबको ट्रेनिंग दी गई। यहाँ इंडियन बहुत कम है। अच्छा। तो बेसिकली हम लोग वही वातावरण क्रिएट करते हैं पॉजिटिव। आज उस देश में हिंदुस्तान का बहुत नाम है, इंडिया का बहुत नाम है।
इफ़को को बहुत नाम है, जो भी चीज़ कही है क्या करते हैं, हाँ नहीं इफ़को है तो हम ये करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि आप वातावरण क्रिएट करते हैं, मैं उसे दूसरा कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपके पास हर ताले की चाबी होती है नहीं नहीं। और अगर नहीं है तो चाबी बनाना जानते हैं कि ताला खोलना कैसे है। हाँ। खैर सर, ये आपकी जो पूरी फर्टिलाइज़र और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने और उसको नीचे से ऊपर तक ले जाने की कहानी है, ये एक अलग तरह है। मतलब एक, मैं इसको एक साइड, एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का मानूंगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इनक्रेडिबल, और जिसको मैं कहता हूँ आज बेशक लोग उसको कम मानते हो, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद वो रिवॉल्यूशन होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आप हिंदुस्तान के फर्टिलाइज़र मैन ऑफ इंडिया होंगे। वो है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइज़र। पहले वो प्रिंसिपल समझाइए कि नैनो फर्टिलाइज़र कैसे काम करता है, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है कि 1 हेक्टेयर खेत में अगर पहले 41 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो अब वो 41 किलो नाइट्रोजन की जगह 500 ml से काम कर लेते हैं। तो ज़रा वो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और फर्टिलाइज़र में कैसे उसको यूज़ हम कर रहे हैं, ये पहले से हम समझना चाहिए। मैं 2017 में अमेरिका में था ठीक। और मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते हमने उससे पाया कि नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हम्म, पे एक छोटा सा आर्टिकल था। ओके। मैंने उसी समय अपने ऑफिस फ़ोन किया और तुरंत एक ग्रुप बनाया हम्म, कि इस पे आप लोग काम करना शुरू करो, मैं यहाँ देखना शुरू करता हूँ। 2017 की बात आप बता रहे हैं जी। क्योंकि मुझे लगने लगा था 2010 से हम्म, कि हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है हम्म, कि ये हमारे शरीर, हम्म, हमारे मृदा, हम्म, हमारी भूमि, हम्म, हमारे वातावरण, हम्म, ये सबको बिगाड़ रहा है। ठीक। ये हमारे पानी को खराब कर रहा है, ये हमारी हवा को खराब कर रहा है, और इसका लगातार हमारे देश को सब्सिडी बाहर देनी पड़ रही है। हम्म, तो फिर वही आया 62 का हम्म, अवस्थी, उदय शंकर अवस्थी, हम्म, कि हमारे देश को एक नई तरीके की चीज़ की आवश्यकता रिवॉल्यूशन है, की ज़रूरत है। ज़रूरत है। राइट। फिर कुछ हमारा कन्विक्शन कहिए या कुछ हमारी सोचने की भगवान कृपा से, जी। भोले शंकर की कृपा से जी। उन्होंने हमें कुछ ऐसा, मुझे एहसास हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए, हम्म, तो मैं उस पर लग गया। ठीक। मैंने कहा मुझे तो अब इसका रिप्लेसमेंट लाना ही है, ओके। केमिकल फर्टिलाइज़र का, सॉलिड फर्टिलाइज़र का। तो हमने सोचना शुरू किया, तो हमने कहा यदि हम हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं किसी चीज़ का, और उसमें यदि हम जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को छोटा कर देते हैं, हम्म, और सरफेस एरिया बढ़ सकता है खाली पत्ती से, हम्म, तो पत्ती से सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उससे द्वारा प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। ठीक। तो हमने तुरंत आकर के यहाँ नैनो बायो रिसर्च सेंटर कलोल में शुरू किया। ओके। एक साइंटिस्ट लिया, लोगों को वहाँ इकट्ठा किया। सबसे पहले हमने एक अमेरिका से एक साइंटिस्ट को लिया जो उस पर काम कर रहा था, ठीक है। उसको लेकर के ट्रायल शुरू किए और 2019 में हमने ट्रायल भी उसका शुरू कराया। ओके। नहीं, उसमें क्या था, अब इससे प्रिंसिपल ये था, हमने निकाला, हम्म, हमने कहा हमें नाइट्रोजन जो है ना, हम्म, उसके मॉलिक्यूल को लेके हम्म, उसको नैनो पार्टिकल में ब्रेक कर देना है। ओके। तो मैंने पहले एयर से ट्राई किया, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टावर लगाया, उससे नाइट्रोजन दिखाया, लेकिन वो स्टेबल नहीं कर पाया। ओके। फिर हम लोगों ने अपने साइंटिस्ट से बात की, हमने कहा यूरिया के से जो नाइट्रोजन है उसमें से, यूरिया से हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकाल के उसको नैनो पार्टिकल में ब्रेक कर सकें, हम्म, तो 1 मीटर में 1 अरब होता है नैनो पार्टिकल। हम्म, जैसे हमारी प्रिड होती है ना, यूरिया की प्रिड, जी। उसके यदि आप 55,000 टुकड़े कर दीजिए, अच्छा, एक छोटे टुकड़े के 55,000 टुकड़े। हाँ, जी। तो 1 नैनो पार्टिकल होता है। ओ। तो हमने उससे मॉलिक्यूल को, हम्म, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला, हम्म,
यूरिया के माने, यूरिया के उससे जी। उस मॉलिक्यूल को निकाल के उसको नैनो पार्टिकल को बेक कर दिया। और फिर पहले तो उसको कोट किया, जो हमारे उसमें एक साइंटिस्ट थे, एनिमल बेस पॉलीमर से। अच्छा, एनिमल बेस्ड पॉलीमर। ओके। तो एनिमल बेस पॉलीमर में ये हुआ कि उसमें वायरस जल्दी पकड़ने लगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, एनिमल बेस्ड पॉलीमर का मतलब क्या हुआ? एनिमल बेस पॉलीमर जैसे फिश है, ओके। फिश से हमने बनाया किटोसान ओके। और काइटोसान लेकर के ना ओके। उसके वो पॉलीमर से कोट किया। ओ ठीक। पर वो फिश का पॉलीमर जो था, तो फिश में वायरल जो काइटोसान था उसमें वायरल आने लगा। ओके। तो वायरल आने लगा तो हमें लगा कि ये ठीक नहीं। तब तक हमको लगा कि ये साइंटिस्ट शायद हमारी अलाइन नहीं है इंडियन से। तो तब तक एक दूसरे साइंटिस्ट से बात होने लगी थी मेरी। आई फाउंड हिम मच बेटर पर्सन एंड ओके। आई वाज साइमल्टेनियसली आई वाज टॉकिंग। मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, मैं अल्टरनेट प्लान भी हमेशा तैयार हाँ, रहता है। प्लान भी अल्टरनेटिव लगता रहता है वो। तो मैंने उनसे बात की, डॉक्टर लक्ष्मण करके उनका नाम है। जी। मैंने कहा मैं इसको प्लांट बेस हाइड्रोकार्बन से कोट करूँगा। तो हमने पहले रिसर्च कराई, वहाँ देखा तो हमने पाया कि 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है। तो कोई इसमें वायरस नहीं आता। ओह। तो फिर हमने उसको पुराने वाले को पूरे 1 करोड़ बॉटल वापस ली, अच्छा। नया प्रोडक्ट बनाया। 4% था वो। फिर हमने रियलाइज़ किया जो 4% नाइट्रोजन वाला है ये थोड़े दिनों बाद, पहले इतना जल्दी हरा नहीं होता। अच्छा। तो हम लोगों को चूँकि विश्वास नहीं था कि 4% के ऊपर हम स्टेबल कर पाएंगे, तो हमने साइमल्टेनियसली रिसर्च करते रहे और ये पाया कि 20% तक हम आराम से इसको लेकर के जा सकते हैं। 20% वेट बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन। अच्छा। तो उसको हमने 20% वेट बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन करके उसी प्लांट बेस पॉलीमर से कोट कर दिया। एक रिंग बना दी, उसकी प्रोटेक्टिव रिंग, दैट देयर इज नो रिवर्सल प्रोसेस। और 20 to 50 नैनोमीटर के बीच में उसकी रखी ओके। पोर की स्ट्रेंथ। राइट। तो जब हम पत्ती पे उसको छिड़कते हैं इसको, चाहे हम नैपसैक स्प्रेयर से छिड़कें, चाहे हम ड्रोन से छिड़कें, चाहे हम पावर स्प्रे से छिड़कते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन होता है। और ये 500 cc इज इक्वल टू 1 बैग ऑफ यूरिया। 500 cc इज इक्वल टू 1 बैग ऑफ यूरिया। तो 1 एकड़ के लिए यदि आपको एक बोरा चाहिए तो 1 बोतल काफ़ी है। आपको उसे नई टेक्नोलॉजी है, इसमें स्प्रे करना पड़ता है, उसमें हाथ से फेंकना पड़ता है, थोड़ा समय लग रहा है। बट जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमने कहा भाई इसमें लेट अस वर्क ऑन DAP ऑल्सो। ओके। तो DAP इज अनदर वंडर प्रोडक्ट हम लोग ले आए, नैनो DAP। हाँ। ओके। अब नैनो DAP में हमने ये कहा कि भाई इसमें ऐसा है कि जो इनिशियली हमें फॉस्फेट चाहिए प्लांट को, तो हमने उनसे कहा ऐसा करो कि सीड ट्रीटमेंट, बीज ट्रीटमेंट जो है ना, या सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे सीड को हम लोग जब बुआई करने जा रहे हैं, सोइंग करने जा रहे हैं, 1 kg जो बीज है तो उसके लिए 5 cc हम नैनो DAP लेते हैं। उसको 1 लीटर पानी में आधा लीटर टॉनिक मिलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसको चाहिए, और उसको उसमें अच्छी तरह मिला देते हैं बीज में। तो बीज में अच्छी तरह मिला देते हैं और उसको करीब 2 घंटे छोड़ दीजिए छाया में, तो पूरा वो DAP इनसाइड द सीड चला जाता है। अच्छा। नैनो DAP। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पूरा सीड में एम्पावर हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस सीड में एम्पावर हो गया और उसके बाद जब सोइंग की गई तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। तो जर्मिनेशन टाइम को 30% रिड्यूस हो गया। अच्छा, जर्मिनेशन टाइम 30% रिड्यूस हो गया। तो मानिए 10 दिन में जर्मिनेशन होता था, तो 7 दिन में हो गया। 7 दिन में हो गया। राइट। फिर इसके बाद नैनो यूरिया, नैनो DAP को लेकर के जब 40 डेज हो जाता है तो उसका एक साथ छिड़क दीजिए
तो उसको न यूरिया भी मिल गया, मुझे नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फेट भी मिल गया, और पौधे को अपनी पूरी पूरी खुराक मिल गई। पैदावार पे कितना फर्क पड़ा इससे? पैदावार हम लोगों ने इससे 5.4% to 6% हायर हो जाता है। अच्छा, 5.5 to 6% कह सकते हाँ, हैं। 5 to 6% कर सकते हैं। पर साथ ही साथ क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई केमिकल का ट्रेस नहीं मिलता। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। हाँ। आपने कहा केमिकल का ट्रेस, उससे पहले भी आप केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल शब्द का आपने फर्टिलाइजर के साथ नाम लिया। दो चीज़ हम मुझे भी बताइए और हमारे साथ साथ पूरे देश को भी। पहली बात तो ये कि जैसे यूरिया है, एक बैग 40 किलो का आपने छिड़क दिया, प्लांट उसमें से कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना रेसिड्यू वहीं पे छूट जाता है, जो कि किसी ना किसी तरह, चाहे पानी से बह के आए, एटमॉस्फेयर में जाए, वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाता है। और नैनो यूरिया जब आप इस्तेमाल करते हैं या नैनो फर्टिलाइजर, तो क्या होता है उसका रेशियो, ये समझाइए प्लीज़। देखिए, जब यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं ना, जी। 30 से 35% से अधिक यूरिया प्लांट को नहीं जाता। ओके। और ऐसे जब डीएपी करते हैं तो 20 से 22% के ऊपर नहीं जाता। बाकी बचा हुआ क्या होता है? बाकी सब या तो सॉयल में हो जाता है, या सॉयल से जाकर के पानी में ओह, पोल्यूशन क्रिएट करता है, या एयर में चला जाता है। ठीक। वहाँ नॉक्स बन जाते हैं उसके, यूरिया के। हम्म, और डीएपी के बारे में वही सॉयल पे ही रह जाता है। तो एक तरीके से दैट बिकम्स इमोबाइल ठीक। इन द सॉयल। हम्म, पर सॉयल किसी काम नहीं रहता। हम्म, जहाँ तक ये है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जी। इसका मोर देन 95% ऑब्जर्प्शन होता है। वहाँ पे 30 और यहाँ पे 90, नहीं, मोर देन 95, 95। 95 एंड अबव। ओके। और सॉइल में कुछ नहीं रहता, क्योंकि लगा सारी पत्ती में लगा है। हम्म, खरपतवार भी नहीं होते, क्योंकि जब आप ज़मीन पे डालते हैं तो खरपतवार डेवलप होते हैं। यहाँ खरपतवार भी नहीं होते हैं। वो भी उसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की भी कमी कम हो जाती है, नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ना अभी हम लोगों ने दिया है गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए नैनो एनपीके ग्रैन्यूल। ओके। तो सोइंग में अभी हम 50% इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं कि यूरिया और डीएपी आप इस्तेमाल करिए। ओके। क्योंकि जब इनिशियली हमको चाहिए प्लांट को खड़ा करने के लिए, उसमें तो हमने जब इसको तब खड़ा कर पाते हैं ना, जब ऊपर चाहता थी तभी इससे इस्तेमाल करता है, जब हरा हो जाता है प्लांट। उसमें तो हरा हुआ नहीं था। तो सॉइल के लिए क्या करो? तो सॉइल के लिए हम लोगों ने बनाया है नया नैनो एनपीके ग्रैन्यूल, ओके। जिसमें 20% नाइट्रोजन है, 10% फास्फोरस है, 10% पोटैश है। ओके। ये ग्रैन्यूल ऐसे बने हैं नैनो पार्टिकल के ही, कि जैसे मॉइस्चर कांटेक्ट में आते हैं, देयर साइज इज लोअर देन पोर ऑफ द क्ले। लोअर देन पोर ऑफ द क्ले। हाँ। अच्छा। तो क्ले की पोर से निकल करके वो सीधे सीड में चला जाता है, सीधे जाता रूट में, प्लांट की रूट में। और प्लांट की रूट में आकर के प्लांट की रूट को तुरंत स्ट्रेंथन करने लगता है। तो एक तो हो गया कि इमीडिएटली सबसे पहले हमने वहाँ बीज में स्ट्रेंथन कर दिया उसको, नाइट्रोजन और फास्फोरस बीज के अंदर आ गया। दूसरा, हमने जैसे एनपीके डालते हैं, एनपीके ग्रैन्यूल जब डालें, जैसे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलती है, उसको जैसे डालेंगे तो रूट में सीधे चला जाएगा। तो सॉइल को जो क्लॉग कर देता है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो डीएपी हो, क्लॉगिंग जीरो हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। फिर मोस्ट प्रॉब्ली केमिकल फर्टाइजर की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे हम लोगों ने नैनो जिंक और नैनो कॉपर को भी बना लिया है। अच्छा। और नैनो जिंक और नैनो कॉपर ऑलरेडी मार्केट में है। अच्छा। तो जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उसकी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि पहले जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा, 60 मोर देन 60 तो मैं कह ही सकता हूँ, 65% के आसपास वो बेकार, मतलब ज़मीन में ऐसे छूट गया, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, पानी से बहा, एटमॉस्फेयर में गया। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से जो खाद हमारे पास फर्टिलाइज़र है, उसमें रेसिडुअल प्रोडक्ट लगभग नहीं के बराबर है। जी हाँ, नहीं है। दैट मीन्स आप एक तरह से फूड चेन भी बता रहे हैं कि हमारा फूड चेन जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, यानी हमारी सेहत बेहतर होगी, बेहतर होगी, अगर बेहतर इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगी, बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और हम इसको एग्जैक्टली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्चुअली निकाल रहे हैं केमिकल से, नियर टू ऑर्गेनिक। लेकिन नियर टू ऑर्गेनिक है। लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेशन बदल दी जाए कि फूड चेन में, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ है जी। अब आपको गेहूं में केमिकल के ट्रेस नहीं मिले, तो इट इज एज गुड एज ऑर्गेनिक। बिल्कुल।
तो मेरा तो कहना, हमारे यहाँ तो रेवाड़ी में के पास बहुत बड़ा फार्म है 50 एकड़ का, ऑलरेडी वो इसको कर रहा है। उससे खाली गोबर की खाद दी है और नैनो यूरिया नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया और कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं किया। ओके। तो उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, उसका टेस्ट में ऑर्गेनिक ही आ रहा है। ओके। तो इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए बहुत साल पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए जीएम क्रॉप आया, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा, पैदावार भी बढ़ गई। अब हाल फिलहाल में मैं अक्सर जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट सुनता हूँ कि भाई ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गए, गेहूं पचता नहीं है, और उसके पीछे जो हेल्थ एक्सपर्ट है कहते हैं कि हमने चूँकि जीएम क्रॉप का इस्तेमाल करने लगे, ये उसका भी रिपरकशन हो सकता है। आपके जो ये नैनो फर्टिलाइज़र है, इसकी आलोचना भी कुछ कॉर्नर में हो रही है, उसका भी आप जवाब दीजिए कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं या जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या आंसर है। प्लस आज तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इसका कभी साइड इफ़ेक्ट वैसा भी हो सकता है जैसे जीएम क्रॉप के साथ हुआ है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ जब होती है ना, जी। उसे क्रिटिसाइज जरूर होती है। जी। क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ सक्सेस। ये क्रिटिसाइज नहीं होगी, वही बात। विष और अमृत, यदि विष पीने की क्षमता है तो अमृत आप किसी को दे सकते हो ना। जी। ऐसे ही है, जो क्रिटिसाइज हो रही है, मैं वो कहूँगा कि वो क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि इट्स लाइक यू आर अननोन, To you, this you, new are, you technology. are unknown to new technology or you are not prepared to accept new technology, Right. which always happens. तो इसकी कोई बहुत बड़ी मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं इसको इम्पोर्टेंस इसलिए मैं मानूंगा कि हमने धीमे धीमे इसका प्रचार बढ़ रहा है। जी। धीमे धीमे लोग इसको देख रहे हैं कि उनके लिए अच्छा है। जहाँ तक आप जीएम क्रॉप की बात करते हैं, ऑलरेडी इस मामले में जब ये सहकारिता मंत्रालय बना, जी। तो हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जी। जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं, जी। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को दी है कि हम वहाँ एक बीज अनुसंधान केंद्र बनाएं। ठीक। वो कलोल में उसको बनाना शुरू कर दिया है, और वहाँ हम ये जो ट्रेडिशनल सीड थे उनको हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ओके। ऐसा करना चाहते हैं कि उनकी ईल्ड उतनी ही हो जितने की जीएम क्रॉप की हो। ओह। तो एक तरीके से वो भी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रिसर्च करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है उस तरफ, और मुझे विश्वास है कि हम कुछ उसमें सक्सेसफुल होंगे। ओके। टेक्नोलॉजी की तरफ, उस टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो रही, वो भी हम लोग पहचान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे केमिकल्स को हटा सकें अपनी सॉइल से, कैसे अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल कर सकें देश के हित में, उस तरफ हम लोगों का प्रयास है। जी। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा या जगह सीड में। अब सीड में नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। सीड को हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले से हम पावर कर दें, उसी में हम सारे न्यूट्रिएंट डाल दें, जी। उसी को हम इनोकुलेट कर दें कि उसको ये ज़रूरत ही न पड़े कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की ज़रूरत करें। तो इन सब तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे वो कल बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि सक्सेसफुल होंगे। नहीं, बिल्कुल सर, सक्सेसफुल होंगे। इसमें एक चीज़ और बताइए, आपने सीड पे तो बहुत फोकस है कि बीज अनुसंधान केंद्र बन रहा है, बाकी चीज़ें भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन ही है जिस पर इतने सालों से यूरिया और बाकी तरह के जो खाद हमने यूज़ किए। जब ये नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे तो पुराने फर्टिलाइज़र या पुरानी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की, उसका इम्पैक्ट इस ज़मीन पे नील हो जाएगा। उसमें कितना टाइम लगता है? ये तो हमें भारत सरकार का समर्थन रहा, जी। प्रेस का समर्थन रहा, जी। तो हम समझते हैं 3-4 साल से अधिक नहीं लगना चाहिए। मतलब 3-4 साल में ज़मीन से वो सारे जो सो कॉल्ड टॉक्सिक एलिमेंट है या केमिकल एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा और ज़मीन प्योर हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं? ये हो सकता है 3 to 4 years। हाँ, 3 to 4 ईयर सब लोग एक साथ लग जाएं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभव है। और इसमें देखिए जो हमने बनाया है जी। इसमें कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। इसमें सब्सिडी नहीं चाहिए? नहीं। तो आप तो सरकार का देश तब का तो आप सरकार का बोझ भी कम कर रहे हैं। नहीं, सरकार का बोझ क्या, हाँ, ये पैसा तो आफ्टर ऑल हम सब लोगों का ही हम है। सबका। तो यही पैसा भारत के और दूसरे अच्छे काम, अच्छी चीज़ों में लग सकता है, भारत और सशक्त हो सकता है। उस तरफ भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोगों का देखिए, हम किसानों की संस्था हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि किसानों के हित में ना हो। जी। किसान मतलब देश हित। हाँ,
तो यदि किसान के हित में है, देश के हित में है, तो हम वही काम कर रहे हैं जो देश के हित में है। जी और ये फर्टिलाइजर प्लांट क्या, आप देखिए, एक ज़माना था जो हॉर्स पावर थी, जी किसकी थी? एक ज़माने में जब थे घोड़े, हाथी, ये सब थे। राइट। फिर आ गई आपकी मोटर आई, किलोवाट। जेट आए, ये सब आए, ड्रोन आ गए, जी एयरक्राफ्ट चले जाएंगे, जी ड्रोन आ जाएंगे। हम्म तो टेक्नोलॉजी बदलती है ना। हम्म स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, हम्म उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। हम्म, आपका टेलीफोन है, आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइस जो है जी आपकी, मोबाइल। मोबाइल फ़ोन है, आज में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना, नैनो पार्टिकल है ना। आज सुपर कंप्यूटर है, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ हो सकता है? हम्म तो एग्रीकल्चर में हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचने से हटें। मेरा यही सबको निवेदन है कि आप इस टेक्नोलॉजी को, नैनो टेक्नोलॉजी को अपने, ये जरूरी नहीं आप इसको इफ़को का टेक्नोलॉजी बोलो। मतलब खेती में मॉडर्न सोच लाने के लिए आप कह रहे हैं, बिल्कुल के मॉडर्न साथ, सोच लाना है। मॉडर्न सोच के साथ आइए आज आप। हमारा जो आज आज लोग की कंप्लेंट करते हैं कि नौजवान जो है किसानी नहीं करना चाह रहा है। नौजवान किसानी करेगा तो उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम्म वो भी करेगा, तो उसको टेक्नोलॉजी लेने दो ना, हम्म इतना विरोध मत करो। राइट। इसमें साथ आओ, सब लोग साथ मिलकर काम करो। ये क्यों समझो कि इफ़को का प्रोडक्ट या अवस्थी का प्रोडक्ट है। लेट अस कंसीडर ये भारत का प्रोडक्ट, आपका ही प्रोडक्ट। सबका प्रोडक्ट। सर इसमें एक चीज़ पिछले कुछ दिनों में जो मैंने देखा जो बड़े काबिल तारीफ है कि सरकार के तरफ से आपके जिसको पीठ पे हाथ रखना बोलते हैं ना, वैसा ही दिखा है, चाहे वो अमित शाह सहकारिता मंत्री के तौर पे हो या मोदी जी हो, आपके ड्रोन दीदी हो, या ड्रोन से लेकर हर तरह से जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है, आपके काम करने में कितना सहूलियत देता है? नहीं, मुझे कहता हूँ मैं काफ़ी सहूलियत दे रहा है, अच्छा लेकिन मुझे सपोर्ट और चाहिए इसको जल्दी करने के लिए। अच्छा, जल्दी स्टेट करने गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी उनको ये एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये बजट उनके यहाँ से नहीं जा रहा है, जी ये बजट भारत सरकार से जा रहा है, तो उनको तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा, उनको बजट की तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए उनकी तरफ से जरा थोड़ा सा, तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको हाँ, और मदद की और अपेक्षा है और कि मदद चाहिए। और ये जरूर है कि जो भी मल्टीनेशनल है, प्राइवेट सेक्टर, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल ये तो ऑयल का दाम कम कर देगा, क्यों आज फर्टिलाइजर बेस सारा ऑयल का ही। जी बिल्कुल। यूरिया तो भाई चाहे वो गैस का हो या नैप्था हो या जो भी हो, जी इन्हीं सब है, हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। बिल्कुल। जो फॉस्फोरिक एसिड है ये सल्फर से बनती है, सल्फर भी रिफाइनरी से ही निकलता है। रॉक फॉस्फेट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो खाली 3-4-5 कंट्रीज़ के पास है, उनसे आता है। तो एक तरीके से काफ़ी इकनॉमी में जी काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकता है। राइट। आप ये बताइए कि चूँकि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, आपका इंटरेक्शन होता होगा, आप जिस तरह का काम करते हैं और जो आपको बीच में दिक्कतें भी आती होंगी उसका सॉल्यूशन भी वो देते होंगे, किस तरह का संवाद रहता है, उनकी सोच क्या है इफ़को जैसी संस्था या और सहकारी संस्थाएं, और साथ में जो नई फर्टिलाइज़र की जो नई टेक्निक है इसके लिए किस तरह वो चाहते हैं, सरकार चाहती है? मैंने तो अमित शाह जी को हरदम ये पाया है कि उनमें नई चीज़ के लिए जी बहुत उल्लास है, ओके और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और सहकारिता को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके उन्होंने जो नए नए उनके प्रयास हैं, जी चाहे एक्सपोर्ट का हो, चाहे बीज बनाने वाली संस्था हो, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को विदेश में बेचने की हो, इस तरफ वो बहुत प्रयास, चाहे वो डेयरी का मामला हो, इन सब चीज़ों में वो बहुत प्रयास करते हैं और उनका सहयोग बहुत अच्छा रहता है। और उनको जो है नॉलेज भी बहुत है। अच्छा उनको सहकारिता की तो नॉलेज है, ये व्यापार की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा तो ये भी बता सकते हैं कि इस व्यापार में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या तो किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए भी सुझाव देते हैं। ओके तो मैंने उनको बहुत ही इंटरैक्टिव पाया है, और बहुत ही खुले मन से बात आपकी सुनते हैं, अच्छा और अपनी तरफ से अच्छा सुझाव देते हैं। ओके। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जरा बताएं। प्रधानमंत्री जी के साथ तो मेरा संवाद नहीं हो पाया, जी लेकिन हाँ, अमित शाह जी से मेरी संवाद हुआ। ओके और पहले हमारे मनसुख मंडाविया जी मंत्री थे जी फर्टिलाइज़र के, उन्होंने भी नैनो फर्टिलाइज़र में बहुत इंटरेस्ट लिया था। अच्छा
और अभी हमारे नए मंत्री जी हैं, उनको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। Okay. उनके पास समय थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, समय थोड़ा सा उनको कम मिल पाता है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टाइजर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। सर, एक जो मैं उसको सोच का ही नतीजा बोलूँगा, जो ड्रोन दीदी और ड्रोन से जो खाद का छिड़काव है, मैं कभी किसी ने सोचा होगा कि यार हाथ से या ऐसे करके घूमते थे, अब इसे छोड़ो ड्रोन से इसको करवाते हैं। वो आइडिया मतलब पहले सोच के लेवल पे, फिर उसके एग्जीक्यूशन के लेवल पे, और फिर उसके लिए ट्रेनिंग के लेवल पे, इसके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक लाल किले से कहा था कि वो ड्रोन दीदी जी। बनाना चाहते हैं और ड्रोन देना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ओके। और हमने कहा कि हम करीब 2000 करीब ड्रोन खरीदेंगे और वो एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। जी। और वो हमने बनाया और उसकी डिज़ाइनिंग भी करवाई कि ड्रोन को लिया, उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी दिया, जनरेटर भी दिया, जी। पानी की व्यवस्था भी की। और उसके साथ जब नमो ड्रोन 300 नमो ड्रोन दीदी भी हमने ट्रेन की। जी। और पिछले वर्ष हमने देखा कि जो 300 नमो ड्रोन दीदी थी, उसमें 265 नमो ड्रोन दीदीज ने करीब मोर देन 4.13 करोड़ अर्न भी किया। मोर देन 4.13 करोड़ अर्न भी अच्छा। किया। तो बहुत अच्छी उनका सोच था प्रधानमंत्री जी का, और हम लोगों ने इस काम पे लग गए, सरकार भी इस काम पे लग गई, डिपार्टमेंट भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी, जी। और हम सब लोगों ने इसको काफ़ी सक्सेसफुली किया। जी। सर, अभी तक जो आपसे बात की उसमें बहुत सारे लर्निंग लेसन हैं, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जो कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी। और इसमें जीवन का फ़लसफ़ा है, किसी एक संस्थान के एमडी की बात नहीं। लेकिन पूरी बातचीत में जो निचोड़ निकल के आ रहा है अब तक, जो मैं समझा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसका फ़ायदा इस देश को हो, लोगों को हो, उस मिट्टी को जिस मिट्टी में पला बढ़ा पैदा हुआ। आपकी मतलब साहित्य की तरफ भी रुचि है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, और वो सुन के फिर आपको बताना है कि किसकी लिखी हुई कविता है और किस हालत में लिखी गई थी। 37,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़े हुए 47 करोड़ लोग अपना पेट बजाते हैं और चिल्लाते हैं, कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये मैंने लिखी थी, मैंने सन 62 आपको बताया था जी। कि जब हमारा देश चीन से हार गया जी। और हमारे पास आ रहा था जी। गेहूँ हम्म। अमेरिका से, हम्म। तो वही हुआ ना, भीख ही मांग रहे थे ना हम। जी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यही बस एक ही का मतलब, बहुत खैर उसमें 4-5 हमने कविताएं जरूर लिखी थी, जी। लेकिन अब मुझे याद भी नहीं कहाँ है। मेरे बेटे एक दिन पूछ रहे थे, तो उनका शायद हर्ष के पास हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन में इतना अधिक झकझोर करने वाला 62 का मोमेंट जो था, उसमें आपने आगे की लाइन जो है उसमें बुद्ध का भी जिक्र करते हैं, सहसा याद आए बुद्ध हाँ। युद्ध के संदर्भ में। क्योंकि बुद्ध उगा नहीं सकते, भिक्षम दे। और मैं अब आगे कनेक्ट करके आपको बताता हूँ, वो सुनिए। ये आपने कहा 62 में लिखी, ठीक। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया, इंदिरा गांधी के टाइम। दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। और अब जब हम आपसे बात करें तो थोड़े दिनों पहले जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संदेश आया वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही था। तो देखिए, आपने इससे 12 साल पहले जब अपनी कविता लिखी उसमें बुद्ध का संदर्भ था, और अब जो है वही बुद्ध इन सारे 62 साल है। 62 नहीं, 74 पहली बार कह रहा हूँ, 62 अच्छा, से। जी, तो जी। वहां से तो ये बुद्ध का ख्याल अपने देश और युद्ध के संदर्भ में जो है ये किस सोच के तहत था? देखिए, चाइना में बुद्धिज़्म है, ठीक है। हाँ, हम्म। पर उन्होंने बुद्धिज़्म छोड़ दिया ना, वो आए, सशक्त बने ना। माओ ने कहा ना, वी गेट इंडिपेंडेंस बाय द बुलेट ऑफ द गन। राइट। गांधी जी ने कहा हमको स्वराज्य मिलेगा असहयोग आंदोलन से, अहिंसा से, क्योंकि हमारे पास कुछ अस्त्र थे ही नहीं। जी बिल्कुल। उन्होंने एक वो रास्ता अपनाया, जी। माओ ने वो रास्ता अपनाया, पर उसके बाद तो हमें अपने कुछ तो रास्ते ऐसे रखने चाहिए थे, राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए था ना। तो हम राष्ट्र को मजबूत तो नहीं कर पाए ना।
न सहन शक्ति में, न अन्न की शक्ति में। तो शायद हमारा, मैं आज नहीं कह सकता, हो सकता है हिस्ट्री उस समय दूसरी रही हो, जी। पर शायद हमारा अपने सोचने का या अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह चलाना, उसमें शायद थोड़ा अंतर रहा होगा। जी, हो सकता है। Socialism was right, but socialism doesn't mean the national need is not taken care of. राइट, समझा। रोटी सबको देना है, लेकिन अन्न कहाँ से आएगा? अन्न तो पैदा होना चाहिए था। आप उसके लिए काम कर रहे हैं सालों से क्या कि अपनी धरती ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाए ताकि लोगों का पेट भरा रहे। सर, आपके इस तमाम कामों के अलावा आपका एक दूसरा परिचय भी है कि आप साहित्य के मतलब इतने मूर्धन्य हस्ती कह लीजिए, हस्ताक्षर कह लीजिए, श्रीलाल शुक्ल जी के दामाद भी हैं। किस्सा मज़ेदार है आपकी शादी का आप की शादी तय होने वाली थी और आप अपने ससुर जी को लेने के लिए स्टेशन गए थे और मन में उनकी राग दरबारी किताब का ख्याल था कि बड़े वाले कंपार्टमेंट से फर्स्ट क्लास से नौकरनुमा आदमी निकलेगा या बड़े आदमी की शक्ल में वैसा। जरा वो बताइए, जब पहली मुलाकात श्रीलाल शुक्ल जी से हुई, फिर आप उनको लेके कोटा अपने घर पे गए, फिर आप साड़ी खरीदवाने के लिए गए, वो पहली मुलाकात जरा हम सबको सुनाइए कैसी थी। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुलाकात थी जी। पापा, हमको पापा कहते थे जी। श्रीलाल जी को। जी। तो पापा ने हमको पोस्ट कार्ड में लिखा हम्म, कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, हम्म, और मुझे अपनी बड़ी बेटी के विवाह के लिए जी। बात करनी है। हमारे घर के सब लोग, मेरी माँ और भाभी, सब लोग मुझसे हम्म, कह चुके थे कि बहुत अच्छा है, और श्रीलाल जी का बहुत बड़ा नाम था, साहित्य अकादमी अवार्ड तब तक मिल चुका था। साहित्य अकादमी में अवार्ड मिल चुका था, IAS ऑफिसर भी थे, बहुत बड़ी बात थी। जी। और मैं खाली एक डिग्री थी मेरे पास, एक नौकरी थी, और हमारा परिवार भी कोई ऐसा सशक्त परिवार नहीं था, ना आर्थिक ना सामाजिक रूप से एक तरीके से। जी। तो वो मिलने आ रहे हैं, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आप ऐसा करिएगा जी। कि आप आकर के फर्स्ट क्लास विंडो पे आ जाइएगा अच्छा, टिकट की, मैं वहाँ से आपको ले लूँगा। ठीक है। मैंने कहा कम से कम वहाँ खड़ा हो, एक आदमी यहाँ खड़ा होगा तो उससे कुछ तो पहचान लूँगा थोड़ा बहुत। फोटो वोटो मैंने मंगाई नहीं थी। एनीवे आए वो एज यूजुअल, तो अपने हाफ शर्ट में थे, 44 ईयर उस समय एज थी, हैंडसम तो थे ही फिर श्रीलाल जी। उनको पहचान गया, तो मैंने कहा, मैं मिला उनको, हाथ हाथ मिलाया, नमस्ते नमस्ते किया। हमने, आइए श्रीलाल जी, हम स्कूटर पर बैठ के चलते हैं। हम उनको बैठ के लाए। तो कोटा में हम लोग 4 लोग रहते थे तब। अच्छा, जिस मकान में रहते हाँ, जिस मकान में। तो हमारा मकान बहुत सुंदर था, शैंडेलियर थी, अच्छा। बड़ा स्टॉक था, ये 2-2 नौकर थे, एक नॉन वेज बनाता था, एक वेज बनाता था, और वो हमारे शेल्फ में विस्की, रम, बियर, ये सब सामान था जो अल्हड़ पने उससे होता है। अपना दिन भर काम करिए, शाम को अपना ब्रिज खेलिए, जी। विस्की पार्टी कीजिए। तो हमारा घर पार्टी हाउस था। तो आया, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा मॉडर्न सा घर, और तो पापा तो काफ़ी, इम्प्रेशन अच्छा शौक गया, लगा। अच्छा गया, शौक हाँ, था, सरप्राइज था। हाँ। फिर हमने उनसे पूछा, आप क्या खाएंगे, वेज की नॉन वेज खाएंगे? तो पहले अच्छा, नहीं, मैं तो वेजिटेरियन लेता हूँ ना। ठीक है। हमने कोई ड्रिंक वगैरह लेंगे? पापा ड्रिंक करते थे। अच्छा। तो उन्होंने संकोच में कहा, नहीं मैं ड्रिंक नहीं लूँगा। हमने ठीक है। यानी वो ट्रेन जो है सवेरे पहुंचती थी, शाम की ट्रेन से उनको वापस जाना था। तो हमने कहा, तो आपको कोटा थोड़ा घुमा देता हूँ। बोले आपका हाँ। स्कूटर हुआ करती? हाँ, RGR 5458, मुझे नंबर याद है, RGR 5458। तो हमने उनको घुमाया स्कूटर में। फिर हमने कहा, यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। अच्छा। तो मम्मी ने शायद उनसे कहा था कि वहाँ की कोटा साड़ी बहुत फेमस होती है, जी। तो कुछ ले आना 1-2 साड़ी। तो क्वात्रा साड़ी स्टोर होता था। अच्छा। हम लोग उसी के पास ही रहते थे, वो हमको जानता भी था। तो हम गए, उनको, चलिए आपको ले चलते हैं। क्वात्रा साड़ी स्टोर में हमको ले गए। तो उन्होंने साड़ी वाड़ी देखी, तो पापा को समझ में ना आया। तो मैंने उनको पसंद करके 10 साड़ी अच्छा। बनवा दी है। साड़ी 20-20 रुपए की थी।
अब शीला जी के पास 200 रुपये थे नहीं। अच्छा। अच्छा, मुझे क्या पता कि वो 200 रुपये नहीं दे पाएंगे, कि मेरी तनख्वाह तब तक 1100 रुपये हो गई थी। अच्छा। तो मुझे क्या पता उनकी 700-800 रुपये तनख्वाह, मुझे IAS अफसर है, अच्छी तनख्वाह उनका वही उनके पास थी नहीं, हाँ, थे नहीं पैसे। हाँ। तो बोले सकुचाते हुए, बोले पैसे तो हैं नहीं मेरे पास। हमने कोई बात नहीं, कहता बाल को भिजवा देंगे आपको, अच्छा। एड्रेस दे दीजिए। तो कहता ने लिख के एड्रेस दे दिया। और बोला कि तो वापस आए पापा, तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरी होने वाली मदर इन लॉ गिरजा जी से कहा कि तो लड़का बहुत स्मार्ट है, ये हमारी बेटी जो है अच्छा। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, चल नहीं पाएगी उसके साथ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी मेरी मदर इन लॉ तो ने कहा कि अच्छा। फिर मैं देखने के लिए गया। मैं सोचा देखने के लिए, जब आपके रंग को देखकर जो बहुत सारा आया हाँ, था। तो हमारे जितने वो लोग थे वो तो बोले लड़का इतना काला काला है, सब लोग बोले, और हमारी ये तो बहुत गोरी है। ब्लैक एंड वाइट। हाँ, तो ये तो बहुत विरोध हुआ। पर मेरी मदर इन लॉ का नहीं, जो भी हो, शादी उसी से होनी। हाँ यही होगी। विवाह हो गया हमारा। किस्सा ये भी है कि आप जब पहली बार मैम से मिले तो आप घर से निकल गए, फिर कुछ आपकी दवाई स्ट्रेप्सिल जैसी छूट गई, लौट के आप आए, फिर आपकी ढंग से आपने शायद तब पहली बार देखा और ये मन फैसला करके गए कि शादी अब यहीं कर लें तो बेहतर है। लेकिन उससे पहले आपने एक शर्त अपने लिए खुद से अपने पे इम्पोज कर रखी थी कि तनख्वाह 1000 रुपये जो है। हाँ, भाई ये बताइए, लड़की ब्याह के शादी में तो लड़की वाले तय करते हैं कि लड़के के पास गाड़ी हो, घर हो, ये सैलरी हो। लड़का थोड़े अपने ऊपर इम्पोज करता है कि 1000 रुपये मेरी सैलरी होगी तब मैं शादी करूँ। हाँ, क्योंकि मैं जानता था उससे कम आने में काम नहीं चल सकता हम लोगों का, 2 लोगों का। अच्छा। मैं अपने निर्णय खुद लेता हूँ, जी। खुद निर्णय लेने की आदत है बचपन से। जैसे वातावरण में रहा हूँ, तो ये निर्णय मैंने लिया था अपने ऊपर कि 1000 होगी तो 1000 रुपये हो जाएगा तो हम लोग आराम से। उसके बाद शादी करेंगे। और फिर शादी करके जब उनको लेके आप आए, स्कूटर पे चले तो स्कूटर से गिर गई, आपको पता भी नहीं चला, आप निकल गया। मैं क्या हुआ कि वो कभी स्कूटर में शायद बैठी नहीं थी, ठीक है। कि पापा कार थी, और मैंने किसी लड़की को अपने स्कूटर में कोई बैठाया नहीं था, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। तो मैं उनको अपने कहा कि बैठो चलते हैं। अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी थी, हाँ, पार्टियाँ वहाँ बहुत होती थी कोटा में, हाँ। सब यंग लोग थे हम लोग। तो अब तो खैर वैसा वातावरण नहीं है। तब जो हम सब लोग मिलके, और आज भी हम लोगों का एक पूरा ग्रुप है, श्री राम फर्टिलाइजर का ग्रुप है, करते करके हम लोग एक दूसरे से टच में हैं अभी भी। ओके। तो हम उनको लेके चले तो अपना स्कूटर से गिर गई। तो आपको पता नहीं चला? नहीं, वो खड्डा वड्डा आया होगा, गिर गई, हमें क्या पता चला कि गिर गई। और उन्होंने हमको तो शुक्र है कि वो कुछ पकड़ रखा होगा पीछे कुछ। जी। गिर गई, अब गिर गई तो वहाँ खड़ी रात को। अब उनको समझना है इधर जाए कि उधर जाए। तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे जब हम होंगे? जब पहुँचे तो हम देखा पीछे तो है ही नहीं। तो फिर मैं वापस आया, थे खड़ी हुई थी। तो हमने इनसे कहा फिर कि हमारी कमर को पकड़ लो ना, अच्छा। इधर से पकड़ लो। कहा पहले क्यों नहीं बता दिया पकड़ लो। हमने चलो कोई बात नहीं, अब बता दो। तो कह गया नहीं भाई। तो वी हैड फंटास्टिक टाइम जो है लाइफ में। आज मैं जून में हमारे 55 वर्ष हो जाएंगे, पर 55 वर्ष में मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे से कभी कोई शिकायत नहीं की, न कभी कोई किसी चीज़ की मुझसे ये कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या मुझे बेटों से मिलना है या पापा के पास जाना है। उनका ये है कि मेरे साथ हैं तो खुश हैं। नहीं सर, आपकी कामयाबी जिस जगह पे आप आज पहुँचे इतने सालों के सफ़र के बाद, वो मुमकिन ना होता अगर उनका सपोर्ट ना होता। क्योंकि आपकी जिस तरह की लाइफ रही है, इस संस्थान, इस जगह, उस जगह, आड़े तिरछे, उबड़ खाबड़ हर जगह जाके सेट करना, उसमें चुनौतियाँ बहुत होगी और परिवार के लिए वक्त बहुत कम रहा होगा। तो ऐसे में बगैर उनके सपोर्ट के मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ बैठे होते और इतना काम कर रहे होते। सर ये बताइए कि अब हम ख़त्म करने की तरफ हैं, इतने सफ़र के बाद लाइफ में आपको कोई रिग्रेट कि काश वो काम मैंने कर लिया होता या वो करता तो और बेहतर होता, ऐसा कोई रिग्रेट? मेरी लाइफ के 2 रिग्रेट हैं। अच्छा। पहला रिग्रेट ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना NCI, जी। इसका ऑडिटोरियम,
ओके। ये हमें 5 करोड़ रुपए एनसीयूआई को देने थे अच्छा। एज डिपॉजिट, ओके। और ये बिल्डिंग पूरी पूरी हम लोगों का ऑफिस होती है। अच्छा। उस समय हमारे फाइनेंस डायरेक्टर ने इसका विरोध किया अच्छा। और 5 करोड़ हमें नहीं देने दिए कि नहीं, बैंक गारंटी चाहिए। एनसीयूआई बैंक गारंटी नहीं दे सकता था। अच्छा। एनीवे वो नहीं हुआ, तो उसके कारण हमारी बहुत सी बिल्डिंगें बन गई, जी। तो वो रिग्रेट तो ख़त्म हो गया। ठीक। एक बहुत बड़ा रिग्रेट है, सेनेगल का प्लांट जो था हमारा, उसके एक्चुअली हमें एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसमें $100 मिलियन और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। तो मेरे पास तो कर्तव्य, इफ़को के पास कम से कम $2 बिलियन का और मोर देन $2 बिलियन को असेट होता। पर उन दिनों कुछ लोगों ने शिकायतें की, ईडी ने कुछ हमसे बहुत सारे सवाल जवाब, ये वो सब, तो हमने तंग आ करके बोर्ड के अप्रूवल से वो एक को हमने बेच दिया अपनी इक्विटी। पर हमने एक काम किया कि जो बाईबैक है, बाईबैक अरेंजमेंट अपने साथ ही रखा। अच्छा। तो हालांकि वो प्लान में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत पैसे कमा, इफ़को बहुत पैसे कमाता, और मुझे पता था कि इफ़को बहुत सारे पैसे कमाता, लेकिन वो प्लान मुझे छोड़ना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि शिकायत करना बड़ा आसान है, जी। और आप एक पत्र लिख दो, उसकी बेसिस पे आप किसी का कैरियर बर्बाद कर सकते हो। अच्छा। और हमारा कोई लॉ ऑफ टॉर्ट तो है नहीं कि किसी ने शिकायत की तो उसको हम कहीं पर उसकी वो कर सकें। जी। सालों लग जाते हैं, सालों सालों लग जाते हैं उस चीज़ को ठीक होने। जी। पर जैसा अपना देश है, उस देश को तो रहना ही है, और उस देश के प्रति मैं समर्पित हूँ, जी। उस देश को करना ही है। पर वो रिसोर्स हमारे देश के हाथ से निकल गया, हाँ। इतना ही है। एक ही रिग्रेट है और कोई रिग्रेट नहीं। सर ये बताइए, डाउन द लेन आज से 50 साल बाद अगर यूएस अवस्थी को कोई याद करे तो वो फर्टिलाइजर मैन ऑफ इंडिया के तौर पे याद करे या फार्मर्स मैन ऑफ इंडिया के तौर पे याद करे? मैं कहूँगा जो भी मुझे याद करे वो पीपुल सीईओ के रूप में याद करे। पीपल सीईओ के तौर पे याद करे। मैं हरदम, किसान हो, मेरा एम्प्लॉय हो, मेरा कोऑपरेटर हो, जी। मैं हरदम उसका सीईओ रहा हूँ। बाद में फर्टिलाइजर मैन ऑफ इंडिया या फार्मर मैन ऑफ इंडिया वो नहीं है, वो एक बहुत नैरो हो जाता है, मैं समझता हूँ। अच्छा। वाइडर चीज़ ये है कि मैंने अपना पूरा एक एक रोया अपना शरीर का मैंने समर्पित किया है अपने देश को, अपने किसान को, सहकारिता को, अपने एम्प्लॉयज़ को। जी। और मैं हरदम प्रसन्नता के साथ किया है, और मेरी पत्नी ने भी उसमें मेरे साथ पूरा साथ दिया है। जी। मैं पूरा अपनी पत्नी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि उसने मेरे साथ तपस्या की है, और वो तपस्या में उन्होंने कभी मुस्कुरा करके, हंस करके ही तपस्या की है। कभी भी ये नहीं कहा कि शिकायत नहीं। जी बिल्कुल। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने ये नहीं किया। जी सर। सर आपके जीवन में जो तजुर्बा है ये इतने सालों का है कि आदमी पढ़ के हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए उतना जीना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपने इसको जिया है तो मैं चाहूँगा कि आज की जो यंग जनरेशन है जो काम कर रही है, जिसके पास सब्र की थोड़ी कमी है, उसके लिए आप कुछ मैसेज ज़रूर दीजिए। मेरा यंग जनरेशन को यही मैसेज है कि आपको जी। ये तय करना है, जब आप उस उम्र में आएँ, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, उसके आसपास ये तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप ये समझते हैं वो ज़िंदगी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, यह असंभव है। बिना मेहनत किए हुए, बिना संघर्ष किए हुए, बिना उस काम के लिए अपने को पूरी तरह लगाए हुए आपको नहीं मिल सकता है जो आप चाहते हो। और आज की जनरेशन चाहती है कि उसने सोचा, उसने बटन दबाया, खर्च उसको मिल जाए, वो संभव नहीं है। इससे असंतोष लोगों में बढ़ रहा है, पर असंतोष बढ़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
असंतोष बढ़ने से कुछ नहीं होता, पीस से ही और प्यार से ही कुछ होता है। जी। तो पहले अपने को निर्णय करिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, अपनी चीज़ों को ठीक करिए ठीक है। और अपना निर्णय लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। तभी आप अपनी भावनाओं को, अपने लक्ष्य को पा सकते हो। चलिए सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बातचीत नहीं, इसमें लाइफ के लेसन्स थे जो कि हम सबको जानना चाहिए आप जैसे लोगों के साथ, क्योंकि जो ये 1-2 घंटे का पॉडकास्ट जो लोग सुनेंगे उसके लिए 79 सालों का सफ़र इसमें शामिल है। तो 79 सालों का सफ़र तो बहुत लंबा होगा। हमने छोटे से में कोशिश की कि आपके ज़रिए, आपके अनुभव के ज़रिए लोगों को फ़ायदा हो, लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हम यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, और इसी तरह बार बार आपसे हमें मिलने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से बातों को रखा, बातों को सुना और इतनी देर तक रिकॉर्डिंग की, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट के अनुभवी व्यक्ति हैं और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका जीवन सफल करे, आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता आपका आसान रहो, इसी कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा हमारा ये पॉडकास्ट। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इसके अलावा भी कोई सवाल अगर आपके मन में हो जो आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर अवस्थी से पूछना चाहिए, तो वो भी लिखिएगा। हम फिर कभी इनसे मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे। हमें देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।